देखो, एक तो देखो जो मैंने नोटिस किया है कि ये कभी भी ना होता ना मटेरियल के पीछे नहीं भागे। इन्होंने अपने क्या कर दिया, जितने भी रिसोर्सेज थे वो बड़े रिस्ट्रिक्टेड किए, कम से कम किए, है ना। तो ऐसा नहीं था कि ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो। और दूसरी चीज ये थी कि इनका जो रहा है मेनू रहा है कंसेप्ट पे, बेसिक बड़े स्ट्रांग रहे, है ना। कम पढ़ा है भले ही, पर उसके जो बेसिक्स थे ना वो बड़े क्लियर रहे हमेशा। और तीसरी चीज ये है कि जो हम सबको सीखनी चाहिए कि एक टाइम से ऊपर चले गए, फिर फेल हो गए, फिर दोबारा कहीं फिर सेटल हो गया, फिर दोबारा फिर तैयारी कर ली। कि मतलब एक होता है ना, एक पर्सनैलिटी का एक पार्ट है, एकदम काम कूल। अगर सक्सेस मिल गई तो भी ऐसा नहीं कि बड़ा ही कुछ हो गया, कि बहुत ही कुछ हो गया, है ना। और अगर फेल हो गया फिर भी ऐसा नहीं है कि चलो अब तो कुछ बचा ही नहीं है ना। तो इस तैयारी में क्या है कि जो मैंने खुद भी फेस किया है, जो जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनके नजरिए से भी देखता हूँ, तो मैं यही देखता हूँ कि दो तीन चीजें रहती है एस्पिरेंट्स में। एक तो रहती है कि वो रिसोर्सेज को बड़ा वो कर देते हैं, बड़ा बना देते हैं कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, है ना। और दूसरा क्या होता है, बेसिक, इस चक्कर से क्या होता है, बेसिक पे आते नहीं है ना, ऊपर ऊपर की बातें हो जाती है। और तीसरी चीज जो मेन थी, आंसर राइटिंग, है ना। अभी मेरे पास इनके पेपर पड़े हुए हैं जो एचएएस वाले खासकर, तो उसमें इतने बैलेंस आंसर थे। तो एचएएस से जब इनका था मेंस था, तो उसमें आई थिंक 100+ थे, है ना। तो वो तो ऑप्शनल से थोड़ा सा काम खराब हो गया, अदरवाइज सब कुछ ठीक था, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कि आप भी कुछ चीज सीखोगे इनसे। तो जो मैंने 3 बातें बताई है जो मुझे लगा है इतने सालों में जब से मैं इनको जानता हूँ, एक तो रिसोर्सेज, और दूसरा बेसिक पे, और तीसरा एक काम पर्सनैलिटी, कि अगर मिल रहा है तो भी ठीक है, अगर नहीं भी मिल रहा है तो भी ठीक है, ठीक है। ओके, तो आई विल गिव ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम नवजोत है। बेसिकली आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। कुल्लू में बंजार ब्लॉक से हूँ। एंड मेरी 10th तक की ग्रेजुएशन गवर्नमेंट हाई स्कूल कलवारी से हुई है, हिंदी मीडियम में। आफ्टर दैट मैंने अपनी +2 की है अरुणोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहल, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से ही। एंड आफ्टर दैट आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन BSc फॉरेस्ट्री फ्रॉम डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, नौनी, डिस्ट्रिक्ट सोलन। तो आई थिंक आप सभी लोग फर्स्ट ये आपका ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्टली आप लोग आए होंगे, मोस्ट ऑफ यू, है ना। तो कितने लोग ऐसे हैं जो ठीक है कि हाँ अच्छे से करेंगे प्रेपरेशन, प्लीज। नहीं, सभी होने चाहिए। तो मैं कुछ ऐसा तो पूछ नहीं रहा हूँ, मतलब सभी आए हैं तो कुछ सोच के ही आए होंगे, है ना। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब मैं अकेडमी आया था तो मैंने एक एग्जाम दिया था। उस टाइम हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विसेज का ही था वो, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर। तो चंडीगढ़, हिमाचल के जितने भी बच्चे आते हैं 90%, पता नहीं बाकी आपकी परसेप्शन होगी, बट मुझे हिमाचल से बाहर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ना। तो मेरा यही था कि 2-3 महीने में रिजल्ट आ जाएगा तो मैं वापस चला जाऊंगा हिमाचल सर्विस करके। तो मेरा मेन पर्पस यही था। मैं शायद यहाँ पे फर्स्ट टाइम सितंबर 2018 में आया था, तो उस टाइम क्लासेस शुरू होनी थी अक्टूबर फर्स्ट वीक से। तो मेरे को एग्जैक्टली याद है, तो मैं यही सोच के आया था कि चल अक्टूबर नवंबर दिसंबर में रिजल्ट आना था उस टाइम, कि दिसंबर में रिजल्ट आएगा और जनवरी में घर भाग जाएंगे अपना, है ना। तो 2 महीना तो, और कुल्लू का दशहरा सबको पता ही है, ठीक है। तो हफ्ता तो मैं उसमें लगा के आया था। तो दिसंबर और जनवरी तक तो मैं उसी फेज में था कि ठीक है रिजल्ट आ रहा है, जाना ही तो है, कौन पढ़े। क्योंकि डीप विद इन आई वाज वेरी सर्टेन कि चलो हो जाएगा, चंडीगढ़ कौन रहे, क्योंकि चंडीगढ़ पर्सनली मुझे सूट नहीं किया कभी। तो मैं तो इसी परसेप्शन से आया था। बट जनवरी में फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट आया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उसमें। मेरा क्या, हमारे बैच में किसी का नहीं हुआ। तो तो मुझे पता चल गया कि भाई अब बाकी बातें छोड़ दो, अब इधर ही रहना पड़ेगा, ठीक है। और जनवरी के बाद शायद मैंने अच्छे से प्रेपरेशन की थी और मेरा पहला पेपर अप्रैल में था। अप्रैल में शायद एलाइड सर्विसेज का प्री था, 7th और 8th अप्रैल। तो फॉर्चुनेटली मेरा वो अच्छा हुआ था पेपर, है ना। तो 3-4 महीने ही मैंने अच्छे से पढ़ा था उस टाइम। और मई में HS का प्री था, वो भी मेरा हो गया था। उसके बाद मैंने एलाइड का मेंस लिखा था जून में, और लकीली वो भी हो गया। उसके बाद मैंने HS उसी ईयर लिखा था सितंबर में, वो भी हो गया। और सितंबर, मुझे याद है मैंने सितंबर 2019 में चंडीगढ़ छोड़ा था, और रिजल्ट से एक दिन पहले। और जैसे ही मैं घर में लैंड हुआ उसी दिन एलाइड का रिजल्ट आया था कि, और मेरी 6th रैंक थी उस टाइम हिमाचल में।
और HS का रिजल्ट भी उसके बाद आया था, वो भी मेरा मेंस हो गया था, उसका इंटरव्यू था। और मैं मतलब बोलना तो नहीं चाहता, पर मेरे GS में हाईएस्ट मार्क्स थे उस ईयर में, और मेरे ऑप्शनल में वन ऑफ द लोएस्ट थे। तो HS में जब आप तैयारियां करते हो तो इसके लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहें कि कोई ऑप्शनल बहुत अच्छा चलेगा और कोई ऑप्शनल होंगे जो डुबा देंगे। तो मेरे साथ भी वो ऐसा ही था। चलो लकीली समहाउ ठीक है, तो उस टाइम मैंने इतना बॉदर भी नहीं किया क्योंकि आई वाज ऑलरेडी इन सर्विस, तो मैंने ज्वाइन कर दिया था, तो मैंने इतना टेंशन नहीं ली उसके बाद। और आई थिंक जो ACF की नोटिफिकेशन आई थी, ये दिसंबर या नवंबर 2019 में ही आई थी, मेरी ज्वाइनिंग के साथ साथ ही इसकी आई थी। और इसका प्री हुआ था 2020 में, मेंस हुआ था 2021 में, और इंटरव्यू 2022 में। तो इट टुक मी लाइक 3 आवर्स, है ना, इस एग्जाम को कंप्लीट होने में 3 आवर्स लगे। और कमिंग बैक टू चंडीगढ़ फील्स लाइक कंप्लीटिंग द सर्कल, क्योंकि मैंने यहीं पे ही प्रेपरेशन स्टार्ट की थी, उससे पहले आई वाज वेरी क्लूलेस। तो आप लोगों में से कितने आए हैं जिनको पता था कि किसी के थ्रू आए हैं अकेडमी की, कोई है वहां पे स्टूडेंट? कोई होंगे, किसी ने रेफरेंस दिया होगा कि वो अकेडमी है, या फिर आपने खुद से ही सर्च करा? खुद से ही सर्च करा। मैंने भी टू बी वेरी ऑनेस्ट उस टाइम, अभी तो चंडीगढ़ में काफी इंस्टीट्यूट्स हैं, बट हमारे टाइम शायद 2 या 3 इंस्टीट्यूट्स थे, और लकीली मैंने ये सोचा था कि यही जाऊंगा क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल चंडीगढ़ आने का यही था कि 2 महीने काटने हैं मैंने यहाँ पे, 2 या 3, उसके बाद मैंने वापस जाना है कुल्लू, है ना। तो पर लाइफ हैज इट्स पार्ट टू प्ले, तो मेरे को यहाँ पे पूरा 6 7 8 महीना में चंडीगढ़ रुका हूँ। तो मैं आपको अपने जर्नी के कुछ ऐसे एक्सपीरियंस बताऊंगा कि जो आपको करने चाहिए, जो मुझे लगा कि मेरे लिए अच्छे थे, और ऐसे कुछ पॉइंट्स जो मुझे लगा कि अगर ऐसा हुआ होता तो बेटर होता। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं चंडीगढ़ आया तो मेरा वही, मैं जो तब से बोल रहा हूँ कि मैं इसी माइंडसेट से आया था कि मैं भागने के चक्कर में आया था चंडीगढ़, मैं कभी पढ़ने के चक्कर में यहाँ नहीं आया। तो अक्टूबर में, शायद मैं 1 अक्टूबर को आया था, 10 अक्टूबर को मैं 10 दिन के लिए चला गया था, उसके बाद मैं 10 दिन के लिए दिवाली के लिए घर चला गया था। तो मेरा तो 2 महीने ऐसे ही थे। जनवरी में आई रियलाइज्ड कि नहीं बेटा, अब बैठ जाओ और पढ़ ले आराम से, अब कुछ नहीं होने वाला है भाग के। तो आप लोगों को भी जब आप चंडीगढ़ आए हो या किसी भी इंस्टीट्यूट में आए हो, लाइफ के बारे में एक ऐसा, मैं आप लोगों को ज्यादा फिलोसफर लगूंगा, बट लाइफ का एक ऐसा परसेप्शन होता है कि आपको ना मेंटली एक विजन होना चाहिए आप लोगों के पास, कि अच्छा ठीक है, करना है तो करना ही है ना। अगर आप लोग खुद देखो कि आप हिमाचल से चंडीगढ़ आए हो, मतलब चंडीगढ़ अच्छी सिटी है, बट आजकल आप देखो ही चंडीगढ़ में रहना कितना टफ है। तो आप खुद देखो कि इतना दूर आप लोग आए हो, है ना, इतना आप टाइम दे रहे हो, इतनी एनर्जी आप इनपुट डाल रहे हो, तो यू हैव टू बी वेरी सिंसियर अपने एफर्ट्स में, है ना। जो भी आप कर रहे हो ना, अच्छे से करो, क्योंकि जब भी कोई बच्चा इंस्टीट्यूट में आता है तो उसके दिमाग में 10-20 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि ये इंस्टीट्यूट ठीक है नहीं है ना, मैक्सिमम में ऐसा सोचते हैं स्टार्टिंग में कि क्या पता अच्छा नहीं हो, है ना, मॉक्स लगा के देखते हैं। बट अल्टीमेटली आपको, यू हैव टू हैव फेथ इन द इंस्टीट्यूशंस। जब आप किसी के साथ एसोसिएट होते हैं, यू हैव टू हैव फेथ, ठीक है। अगर आपको कोई सोर्सेज बता रहे हैं सर, तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि इट इज मोर देन इनफ। मैंने मॉक इंटरव्यू में भी एक कोटेशन बोली थी कि सिंपलिसिटी इज द अल्टीमेट सोफेस्टिकेशन, ठीक है। आपकी लाइफ में प्रोसेस जितनी सिंपल होगी वो उतना आपको बेनिफिट करेगी। ये एक ऐसी प्रेपरेशन है ना जहाँ पे लोग कॉम्प्लिकेट करते हैं चीजें। अब आप इतने बच्चे बैठे हैं ना, एक दूसरे से पूछेंगे कि अच्छा पॉलिटी के लिए क्या पढ़ रहा है तू, एक होगा बोलेगा लक्ष्मीकांत, दूसरा बोल सकता है कि DD बासु भी पढ़ी है मैंने, तीसरा कोई और सोर्स भी बोले, ठीक है। तो अगर मान लीजिए करंट अफेयर्स के कंटेक्स्ट में कोई आपको पूछे कि क्या पढ़ना है ना, एक बोलेगा आपको विजन पढ़ो, कोई बोलेगा ज्ञानम पढ़ो, कोई बोलेगा सिर्फ करंट ये न्यूज़पेपर से पढ़ो, और कोई हो सकता है बोलो कि इनसाइट पढ़ो, जीके टुडे पढ़ो। तो आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सोर्सेज दुनिया भर के हैं, है ना। तो आप लोगों ने उनमें कहीं नहीं जाना है, आप लोगों को सिर्फ द बेसिक थिंग इज सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। आपको अपने सोर्सेज सिंपल रखने हैं और लिमिटेड रखने हैं, ठीक है। जितना आप सोर्स के पीछे भागोगे ना, सोर्स आपको उतना ही भगाएगा अपने पीछे। आपको बस स्टिक रहना है लिमिटेड सोर्सेज में। HS का सिलेबस इतना ज्यादा ब्रॉड है, अगर आप उसको कंप्लीट करना चाहो, आप पूरे मतलब पुश्ते निकल जाएगी वो, तब भी कंप्लीट नहीं होगा। बट
आपको देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट स्टडी। आप कितना पढ़ते हो वो मैटर नहीं करता है, आप कितना उसको रिटेन करते हो, कितना रिवाइज करते हो वो मैटर करता है। ठीक है, पढ़ने के लिए तो आप लोग किताबों पे किताबें खत्म करें, पर आपको रिटेन कितना रहेगा? 10%, 20%, 30%, इतना ही रहता है, बाकी कुछ याद नहीं रहता है। जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, आप अपना नॉलेज का अगर 50% भी डालो ना वहां पे, तो भी आप टॉपर हैं। पर 50% भी एग्जामिनेशन हॉल के उस प्रेशर में 50% भी कोई बच्चा, मेरे को लगता है कि वहां पे डिलीवर नहीं कर पाता। एक तो वहां पे टाइम क्रंच होता है, दूसरी आप में प्रेशर होगा कि यार करते हैं अगर नहीं हुआ, क्योंकि एग्जाम के टाइम जब आप बैठोगे ना, हमारे बैच में भी बहुत बच्चे ऐसे थे जो बिल्कुल, जिनका मेरे को पता है कि प्री के टाइम वो ब्लैंक आउट बच गया उनको, कि पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है अंदर, है ना। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। आप अपने सोर्सेज लिमिटेड रखो। अगर सर बोल रहे हैं कि लक्ष्मीकांत पढ़ो, तो सिर्फ लक्ष्मीकांत ही पढ़ो, है ना। अगर स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो स्पेक्ट्रम ही पढ़ो, क्योंकि हिस्ट्री का अगर आप देखोगे, हिस्ट्री के भी 100 सोर्सेज हैं यार। ह्यूमन मेमोरी बहुत फ्रेजाइल होती है, ठीक है। मैंने ऐसा ही बोलता हूँ मैं, आप लाइफ में कितने लोगों से मिलते हैं और कितनों के आपके नाम याद हैं, है ना। आपको वही याद रहेंगे जिनसे आप कांटेक्ट में हैं, ठीक है। वही बात है, कांटेक्ट में है मतलब आप उनको रिवाइज कर रहे हैं एक तरह से। नोट्स भी आपको वही चीजें याद रहेगी जो आप रिवाइज कर रहे हैं। बाकी पढ़ने के लिए तो दुनिया में बथेरा है, ठीक है। सोर्स के पीछे कभी मत भागो, जितना आपको मिल रहा है उसको अच्छे से पढ़ो। एक कॉन्सेप्ट होता है 3R का, रीड, रिवाइज और रिपीट, ठीक है। आपने यही सर्कल घुमाना है, ठीक है। रीड करो, कुछ भी पढ़ो आप, रीड करने से ज्यादा रिवाइज करो, मैं ये बोलूंगा, ठीक है। आप हो सकता है कि लिमिटेड पढ़ो, एक चैप्टर पढ़ो पॉलिटी का, ठीक है, हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ो, या किसी भी सब्जेक्ट का एक चैप्टर पढ़ो, लेकिन पढ़ने से ज्यादा आपने रिवीजन पे ध्यान देना है। एचएस में 3 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट, है ना। तो आप लोगों की अप्रोच हमेशा क्या होनी चाहिए? इंटीग्रेटेड, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहले प्री का ही पढ़ेंगे, ठीक है, और बाद में जैसे मेंस के लिए आपके पास यू विल गेट हार्डली 2 और 3 ऑड मंथ्स, है ना। तो उसमें आप क्या क्या कवर करोगे? आप ऑप्शनल पढ़ोगे, आप GS 1 2 3 ऐसे क्या क्या कवर करोगे? तो वो सिचुएशन काफी ट्रिकी हो जाती है बच्चों के लिए। आप लोगों के जैसे कोर सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पता है कि ओवरलैप कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल GS 1 में आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, वो प्री में भी वही है और मेंस में भी वही है, तो उसको आप अच्छे से कवर कर सकते हैं पहले। दूसरी चीज, जैसे एनवायरनमेंट वाला पोर्शन है, पॉलिटी है, जो ये कोर सब्जेक्ट है, ये हमेशा ओवरलैपिंग ही रहेंगे, प्री में भी यही रहेंगे और मेंस में भी आपके पास यही सोर्सेज रहेंगे। तो आप लोगों ने इंटीग्रेटेड स्टडी करनी है, चाहे आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं या स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, उसको आपने इस तरह से पढ़ना है कि आपको पता चले कि प्री में ये अप्रोच रहेगी और मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें किसी ने, प्री के या मेंस के, दोनों के आप लोग पेपर देखो, ठीक है। आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, कोई सब्जेक्ट है जो आपका कंप्लीट हो गया है? हिस्ट्री खत्म हो गया ना, ठीक है। तो आप लोग ऐसा करो, पिछले जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, HS, एलाइड, नैब, तहसीलदार, उनके प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन पेपर्स आप देखो कि प्री में कैसी अप्रोच से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मेंस में कितनी डेप्थ में आ रहा है, ठीक है। अगर आपका एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो आपकी आधी चीजें क्लियर है। आधे बच्चों को और आधे एस्पिरेंट्स को यही पता नहीं चलता लास्ट तक कि पढ़ना क्या है। आपको तो पूरी किताब दी है, पर जरूरी, मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ी ना होता है कि पूरी किताब पढ़नी होती है। आप लोगों को बहुत सिलेक्टिव चीजें पढ़नी होती है। लक्ष्मीकांत है आपके पास, है ना, तो लक्ष्मीकांत में भी 3-4 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आप स्किप भी कर सकते हो। वो आपको तभी पता चलेगा जब आप इवेलुएट करेंगे कि प्री के लिए क्या पढ़ना है और मेंस के लिए क्या पढ़ना है ना। बाकी कुछ एक हो सकता है, जैसे पर्सनली मुझे लगता था कि मेरा प्रीलिम्स काफी लैग करता है, क्योंकि मेरे को फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज्यादा याद नहीं रहती है ना। तो उसके लिए आप जितने टेस्ट हो सकते हैं ना, टेस्ट सीरीज, उतने टेस्ट दो। ऑफलाइन टेस्ट तो मतलब हर वीक चले होते हैं यहाँ पे, उसके बाद भी टेस्ट सीरीज चली रहती हैं, वो आप दो। उसके अलावा मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन भी आप अगर किसी साइट में देख सकते हो ना, क्वेश्चन पेपर्स या क्वेश्चंस ऑन मॉडर्न हिस्ट्री, क्वेश्चन ऑन इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो भी आप देखो। क्योंकि अल्टीमेटली प्रीलिम्स का क्या है, प्रीलिम्स का हमारे पास प्री डिफाइंड सिलेबस नहीं है, ठीक है। प्रीलिम्स में हमारे पास सिर्फ उन्होंने दिया होगा, मान लीजिए कि इंडियन पॉलिटी या इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है।
उसमें आपके पास सिलेबस में सिर्फ इतना ही दिया है। और ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ, ज्योग्राफी कंटेन्स फ्रॉम ओशियन से लेके गैलेक्सी तक। आप क्या पढ़ोगे? आप तो अगर पढ़ने पे आए तो मतलब वही खत्म नहीं होगा पूरी जिंदगी में आपसे ज्योग्राफी, है ना। तो आपको जो सोर्सेज हैं वही पढ़ो, क्योंकि प्रीलिम्स का ऐसा है, आपने वहां वो सिर्फ दैट इज योर ओनली क्वालिफाइंग एग्जाम। उसमें आप चाहे 100 पे कट ऑफ आए या 199 पे आए, आप यू विल बी सेम शिप। आप लोग सभी सेम लेवल पे ही होंगे मेंस में, चाहे आप 100 लो चाहे 200 लो। लेकिन प्रीलिम्स के 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले सिर्फ प्रीलिम्स ही पढ़ो, क्योंकि आई हैव सीन ट्रेंड्स 2-3 साल से काफी ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं एचएस में भी, हर एक में, प्री में, उसके लिए एक आपको बिल्कुल अलग सी अप्रोच चाहिए होती है। जिस अप्रोच से आप क्लास में पढ़ रहे होते हैं मेंस के लिए, वैसी अप्रोच आपको प्री के लिए नहीं चाहिए होती है। लेकिन आई थिंक कि 1.5 और 2 महीना इज मोर देन सफिशिएंट। 2 महीना तो मैक्सिमम, ठीक है। 2 महीने से ज्यादा आपने एक्सटेंड नहीं करना है अपने प्री के लिए कि प्री आ रहा है तो करो, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपकी सिलेक्शन होगी, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अगर आपने टेस्ट सीरीज अच्छे से की है, जितने टेस्ट हो सकते हैं उतने टेस्ट दो, वो आपके लिए अल्टीमेटली एक क्वेश्चन बैंक बनेगा, ठीक है। चाहे किसी भी सब्जेक्ट का होगा, वो आपके लिए अल्टीमेटली क्वेश्चन बैंक बनेगा। जितने टेस्ट हो सकते हैं उतने टेस्ट दो। बाकी प्री के लिए मैं यही बोलूंगा कि सिर्फ 2 महीने बहुत होते हैं, 60 दिन, 60 दिन बहुत होते हैं एक्सक्लूसिवली प्री के लिए पढ़ने के लिए। और बाकी एक मैं अपनी ओर से पर्सनल सजेशन दूंगा सभी को कि अगर आपका कोई ऑप्शनल है साइड बाय साइड, है ना, अपने ऑप्शनल को भी प्रिपेयर करें प्री से पहले। अगर आप प्री के बाद सोच रहे हैं कि हम कोई नहीं, हमारा तो बैकग्राउंड ये है, हम पढ़ लेंगे, वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि 2.5-3 महीना है आपके पास प्री के बाद। और जीएस के 3 पेपर हैं आपके पास, एसए हैं आपके पास, हिंदी है आपके पास, इंग्लिश है आपके पास, ऑप्शनल हैं 2 पेपर। आप क्या करेंगे वहां पे? ऑप्शनल आपका ऐसा होना चाहिए कि प्री से पहले आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप रिवाइज ही करें उसको, ठीक है। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। मेरा बैकग्राउंड फॉरेस्ट्री से है, मैंने एचएस भी फॉरेस्ट्री से दिया था, तो मेरे पास फॉरेस्ट्री के नोट्स पहले से बने बनाए थे, क्योंकि मैंने रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर का पेपर दिया था, तो मैंने अच्छे पढ़ा हुआ था। मेरे को सिर्फ रिवाइज करने की जरूरत थी, तो ऑप्शनल में मेरे को प्रॉब्लम हुई भी नहीं कि मेंस है, ऑप्शनल पढ़ना है, ये है वो है। ऑप्शनल आपका प्री से पहले कवर किसी भी हालत में होना ही चाहिए। कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेंस का जो पीरियड होता है ना, उसमें आपको लगेगा मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, जीएस 1 पढ़े, 2 पढ़े, 3 पढ़े, ऑप्शनल पढ़े, या हिंदी इंग्लिश पढ़े, क्या पढ़े, है ना, वैसे नहीं चलेगा काम। आपको क्या करना है, ऑप्शनल आप पहले से डिसाइड करो कि ये मेरे इसमें पेपर देना है, और प्री से पहले से मेरा मतलब है जो 2 महीने आपने प्री के लिए एक्सक्लूसिवली रखे हुए हैं, उससे 2 महीने पहले उसको खत्म कर दें आप लोग, है ना। वो आपके फायदे के लिए ही होगी। और दूसरी बात, एक कॉन्सेप्ट होता है स्वॉट एनालिसिस, ठीक है। स्वॉट एनालिसिस एक ऐसी चीज होती है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, उसको बोलते हैं स्वॉट, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल को ना अपनी स्ट्रेंथ पता होती है, हर एक को अपनी वीकनेस पता होती है। मान लीजिए आप दे रहे हैं, कोई पढ़ रहे हैं, कोई भी, सबको पता होगा कि मेरी हिस्ट्री अच्छी है, एचपीजी के मेरी वीक है, ठीक है। ये सबको पता होता है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस ना हर इंडिविजुअल को पता होती है। जब आप टेस्ट देते हैं आपको पता चलता है कि हाथ किस में तंग है आपका, है ना। इस पे आप लोग जरूर काम करें कि आपको पता होना चाहिए आपकी जो स्ट्रेंथ है। मान लीजिए अगर, जैसे मुझे लगता था पर्सनली कि मेरा एचपीजी के मेरा बहुत अच्छा था उस टाइम, ठीक है, और एचपीजी के 30% क्वेश्चन एचपीजी के से ही आते हैं प्री में या मेंस में, ठीक है। तो इतने मेरे 25 में से 22-23 ठीक हो जाते थे, और वो वही आपको एज देगा, ठीक है। और जो आपकी स्ट्रेंथ होगी पेपर में आपको वही बचाएगी, क्योंकि साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट और इकोनॉमिक्स, कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जो बहुत वेग होते हैं, जहां से आपको क्या एग्जामिनर भी जो क्वेश्चन डालेगा वो उसको भी नहीं पता होगा कहाँ से डाले, ठीक है। लेकिन आपको जो पता है, जैसे पॉलिटी, लक्ष्मीकांत काफी है, स्पेक्ट्रम, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी और जो क्लास नोट्स हैं वही काफी हैं। तो अगर आपको पता हो ना अच्छे से कि क्या क्या चीजों पे फोकस करने की जरूरत है, तो आप प्री में स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता हूँ, मैंने इकोनॉमिक्स कभी देखी नहीं आज तक, ना मैंने साइंस एंड टेक कभी पढ़ी है,
तो मैं प्री से पहले बस यही पढ़ के जाता था, एचपीजी के पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री और करंट अफेयर्स, ठीक है। बाकी इकोनॉमिक्स मेरे को पता था, मेरे दिमाग में ऐसे भी घुसेगी नहीं, तो टाइम क्यों वेस्ट करना उस पर, है ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। जैसे मुझे पता था कि इकोनॉमिक्स में मैं कितना भी ट्राई करूं मेरे को नहीं पता चलेगा क्या हो रहा है ना, तो मैंने वो स्किप ही कर दी थी। और प्री का तो यही है कि आपको मतलब 100 क्वेश्चन में से 60-65 क्वेश्चन आए, वही बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे तो चलो प्रेपरेशन टाइम तो लगता है, कोई नहीं कर देंगे, पर आपको एग्जाम में अगर 55 से 60 क्वेश्चन दिया जाए ना, वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, ठीक है। क्योंकि कट ऑफ इतनी ही जाती है 55 to 60%, इससे ज्यादा कट ऑफ कभी नहीं जाती है, चाहे प्री में हो चाहे मेंस में हो। तो आप लोगों ने इसका ध्यान रखना है। और लास्ट जो चीज मैं प्रीलिम्स के लिए बोलूंगा, जो मैं तब से बोल रहा हूँ, वो है टेस्ट सीरीज, ठीक है। टेस्ट सीरीज वो भी एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, ठीक है। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट से मेरा मतलब है कि जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं, ऐसे नहीं कि यहाँ से अपने रूम या पीजी में बैठ गए, क्वेश्चन 1 अच्छा ये है, आंसर क्या है इसका वो देखने लग गए, वैसे नहीं। आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बैठो, क्लासरूम्स में बैठो, 3 घंटे में पेपर देख के देखो। अंडर प्रेशर आदमी की परफॉर्मेंस कुछ और होती है, कमरे में कुछ और होती है, ठीक है। जब एक शेर को एक जू में रखते हैं ना, वो वहां पे वो बिल्ली बन जाता है, बाहर रखें बाहर वो शेर होता है, ठीक है। ऐसे ही हमारे दिमाग के साथ है, हमारा दिमाग अंडर प्रेशर कुछ और बिहेव करता है, और बाहर हमारा दिमाग ओपन टू पॉसिबिलिटीज होता है। लेकिन जब हम अंडर प्रेशर होते हैं ना, तो कईयों के लिए तो वो अंडर प्रेशर अच्छी परफॉर्मेंस जाती है और कईयों के लिए वो नेगेटिव जाती है। जब आप टेस्ट सीरीज अंडर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट देंगे, आपको पता चलेगा कि कहाँ पे दाल गल रही है और कहाँ तड़का साइड में जल गया, ठीक है। तो वो चीज आपने ध्यान देनी है कि जब भी आप टेस्ट सीरीज दो, वो आपने क्लासरूम्स में ही देनी है, ठीक है। घर में बैठ के टेस्ट सीरीज कभी ट्राई मत करना। मैंने किया था टेस्ट सीरीज घर में ट्राई, पर वो ऐसे ही हो जाता है कि 50 क्वेश्चन तक मान लो कि इंटरेस्ट बन रहा है, उसके बाद किसी का फोन आ गया, फिर गप्पे मारने में फिर हो गया, उसके बाद तो खेल ऐसे भी खत्म है ना। तो आप जब भी टेस्ट सीरीज दोगे तो वो आराम से देना है, रिलीजियसली देना है, सिंसियर होके देनी है आपने टेस्ट सीरीज। ऐसे नहीं कि चलो टेस्ट है तो दे दो, अच्छे से प्रिपेयर करके दो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जैसे मेरे साथ हुआ था, जब मेरा पहली बार अटेम्प्ट हुआ तो मेरे को पता था कि मैंने 70 to 75 ही अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन। क्योंकि जब मैंने शायद यहाँ पे 14 या 15 टेस्ट सीरीज दी थी, तो उसमें पता चल जाता है कि इतने नेगेटिव जा रहे हैं हर पेपर में, चाहे वो इजी हो चाहे टफ हो। तो मेरा यही था कि 70 से 75 के बीच में ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो उस टाइम तो मेरा स्कोर अच्छा था, 126 था शायद उस टाइम मेरा प्री का स्कोर। और नेक्स्ट ईयर जब मैं गया था, तो मेरे दिमाग में उस 72 का 82 बन गया था, कि क्योंकि मैंने देख उस टाइम टेस्ट सीरीज नहीं दी थी, तो मुझे लगा कि 82 का टारगेट था। तो मेरे वही हो गया, मतलब कैलकुलेशन ही मेरी ऊपर नीचे हो गई थी, और वहां वहीं पे हो जाती है गड़बड़। क्योंकि प्री में आप देखोगे ना, बच्चे अगर रहते हैं कट ऑफ से 4, 5, 6, 7, इससे ज्यादा कोई नहीं रहता है कट ऑफ में, अगर किसी ने तैयारी की है, ठीक है। जिसने तैयारियां की है उसकी कट ऑफ से हमेशा इतने ही कम आएंगे, 2, 3, 4, 5, इतने ही क्वेश्चन का खेल है। और वो तभी आएगा आपको जब आपको पता चलेगा भाई कितने अटेम्प्ट करने हैं और कैसे अटेम्प्ट करने हैं, और वो भी आपको तभी पता चलेगा अगर आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में टेस्ट देंगे, है ना। तो टेस्ट सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए एक तो क्वेश्चन बैंक बन जाता है, दूसरा आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, तीसरा आपका दिमाग फंक्शन करता है अंडर प्रेशर, ठीक है। जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे ना, तो माहौल ऐसा नहीं होता है जैसा क्लासरूम में है। वहां पे कभी मंत्री के फोन, कहीं किसी और के फोन, तो वहां भी आपको अंडर प्रेशर काम करना है, और एग्जामिनेशन हॉल में भी आपको अंडर प्रेशर ही काम करना है। तो आपको जो पेपर है वो प्रिपेयर कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि आप अंडर प्रेशर अपना कितना दिमाग चला रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज बहुत जरूरी है। जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं, उस टाइम आपका ध्यान टेस्ट में ही होना चाहिए, 10 बातें तो चली रहती हैं, ठीक है। अब दूसरी बात आती है मेंस पे, ठीक है। मेंस पर्सनली सबसे क्रूशियल और सबसे सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है एचएस में। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आप मेरिट लिस्ट में आएंगे, अगर आपका स्कोर बिल्कुल बॉर्डर लाइन में है तो तब तो कोई उम्मीद नहीं है ना। क्योंकि मेंस का स्कोर ही अल्टीमेट डिसाइड करेगा कि आपकी मेरिट कहाँ जा रही है, आप एसडीएम जा रहे हो, आप बीडीओ जा रहे हो, या फिर आप दूसरे अलाइड सेक्टर्स में जा रहे हो। आपका मेंस का स्कोर ही विल लैंड यू टू इन समवेयर इन द मेरिट लिस्ट, ठीक है, अल्टीमेटली। तो मेंस के लिए आप लोगों के लिए क्या होना चाहिए, देखिए
पहला है कि रिस्क लेना सीखिए आंसर राइटिंग में। रिस्क लेने से मतलब है कि आप जितनी आपकी क्रिएटिविटी हो सकती है ना, नॉलेज बेस्ड क्रिएटिविटी, नॉलेज बेस्ड में इसलिए बोल रहा हूँ, वहां पे जाके हर कुछ नहीं, कुछ पूछा कुछ और है, अपने ही वहां पे ड्राइंग करके आ गए। नॉलेज बेस्ड क्रिएटिविटी का मतलब है कि अगर आपको लग रहा है कि मान लीजिए कोई इंडिया का ही क्वेश्चन आ गया, ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में, मान लीजिए कि कोई पॉपुलेशन का क्वेश्चन है ना, कि पॉपुलेशन की क्या प्रॉब्लम है इंडिया में, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप वहां पे मैप बना सकते हैं यार, इंडिया का मैप, कि ये इंडिया का मैप है, इन रीजन में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, क्या क्या रीजन है इसके और कैसे कर सकते हैं। ज्योग्राफी के तो हर क्वेश्चन में मैप बन सकता है, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वर्ल्ड का कुछ क्वेश्चन पूछा हो आपसे। इवन इंटरनेशनल रिलेशन के कंटेक्स्ट में आप मैप बना सकते हैं। मुझे याद है हमारे एक टाइम शायद साउथ चाइना सी का क्वेश्चन था, साउथ चाइना सी, एक साउथ चाइना सी का क्वेश्चन था, दूसरा मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये दो क्वेश्चन थे आईआर के। तो मुझे लगता है कि बहुत कम बच्चे सोचते हैं वहां पे चलो डायग्राम बना दो, तो मैंने वो डायग्राम से ही आधा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था कि ये बॉर्डर है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, जो जो भी है थ्रेट है ना। और तीसरी बात कि आपका आंसर होना चाहिए मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, जब भी आपसे कोई प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो उसकी प्रॉब्लम्स मल्टी डायमेंशनल होती है। ठीक है, मान लीजिए कि क्लाइमेट चेंज है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को गर्मी लग रही है इधर। ठीक है, क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज के भी आप देखें ना मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट है। इकोनॉमी में क्या इफेक्ट है, पॉलिटिकली क्या इफेक्ट है, सोशली क्या इफेक्ट है, ठीक है, कल्चरली भी क्या इफेक्ट है, कल्चरली इस तरह से, और कल्चरली इस तरह से क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज होगा जितनी भी आइलैंड कंट्रीज है ना, उनको करना पड़ेगा मूव। ठीक है, वो बनेगी दूसरी कंट्री में माइग्रेंट्स। ठीक है, आपने अपना दिमाग रखना है ओपन टू पॉसिबिलिटीज। आप आंसर में कुछ भी लिख सकते हैं, बट आपको वो जस्टिफाई करनी होगी चीज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज का देखो इंटरनेशनल रिलेशन में क्या फर्क पड़ेगा, कैसे पड़ेगा फर्क, आप बोलो कोई आप में से। हाँ, रेफ्यूजी आएंगे, दूसरा जैसे क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में चला हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी का, है ना, जैसे कुछ कंट्रीज है यूएसए वगैरह, वो पेरिस एग्रीमेंट से बैक ऑफ कर रही हैं। ठीक है, वो बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है, पर आपने पता है ये चीजें सबको होती है, न्यूज में आप पढ़ते ही थे कि ट्रंप ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन आपको वही चीजें वहां पे करनी है इम्प्लांट अपने आंसर में। ठीक है, इसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, मान लीजिए कि पॉपुलेशन का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, कि पॉपुलेशन प्रॉब्लम इंडिया में कैसे इफेक्ट कर रही है, उसके भी बहुत मल्टी डायमेंशनल है। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ देखो इकोनॉमिकली करेगी इंडिया को अफेक्ट, ठीक है, सोशली तो कर ही रही है। ठीक है, आप इसमें जितना इकोलॉजिकली भी करेगी, इकोलॉजिकली कैसे करेगी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा उतने ही हमारी डिफॉरेस्टेशन ज्यादा होगी। ठीक है, आपने अपना दिमाग ना ओपन टू पॉसिबिलिटीज करना है, जो आप जो भी लिखेंगे बस आपका आंसर जस्टिफाई होना चाहिए। आप कुछ भी लिखो, पर वो है कि आंसर को वो जस्टिफाई करना चाहिए। ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट कीजिए आंसर राइटिंग में। ठीक है, जितने मैप्स हो सकते हैं, जितने फ्लो चार्ट्स हो सकते हैं, उतना यूज करो, और जितना करंट अफेयर्स आपने पढ़ा है ना, उसको आप इंफ्यूज कर सकते हैं इसमें आंसर राइटिंग में। जो सारी बोलते हैं कि करंट अफेयर्स वैसे होते हैं जैसे चेरी ऑन द केक होता है ना, जो टॉपिंग को मतलब केक को और भी सुंदर बना देते हैं। ठीक है, अब आपने करंट अफेयर्स को कैसे यूज करना है। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे हमारे टाइम ही शायद एचपी से क्वेश्चन थे कुछ एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर सिनेरियो या हॉर्टिकल्चर सिनेरियो का कोई क्वेश्चन था, तो उसमें जो इकोनॉमिक सर्वे है हिमाचल का, तो उसकी आप जितनी भी स्कीम्स है ना, उसको डाल सकते हैं आप कंक्लूजन में कि ये स्कीम्स हैं हिमाचल गवर्नमेंट की या इंडियन गवर्नमेंट की, जो इस सेक्टर को जीडीपी शेयर इंक्रीज करने के लिए इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। बस आपको मैंने एक चीज कही है आपको कि अपना दिमाग ओपन टू पॉसिबिलिटीज करो। आप लोग कोई भी चीज उठा के कहीं भी रख सकते हैं, बस आपको वो जस्टिफाई करनी आनी चाहिए। ठीक है, और रिस्क में इस कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैंने एचएस लिखा था तो मैंने उसके बाद देखा था आरटीआई में पेपर, हमको ऐसे था हिंदी में कंपलसरी में 30 नंबर का ऐसे था, और मेरे को उसमें 28 नंबर दिए थे उसने। तो मैं इसलिए रिस्क बोल रहा हूँ क्योंकि वो था हिमाचल का टूरिज्म और सोशियो रिलीजियस टूरिज्म का
ऐसे था, वो हिंदी में था वो, कि हिमाचल प्रदेश में सांस्कृतिक ये पर्यटन की संभावनाएं, कुछ ऐसा था। तो बेसिकली मैं कुल्लू से ही हूँ, तो मेरे दिमाग में उस टाइम वही चले थे फोक सॉन्ग्स हिमाचल के, ठीक है। तो मैंने शायद उसमें 8 या 10 फोक सॉन्ग्स लिखे हैं उस ऐसे में, स्टार्टिंग में भी, बीच में भी, लास्ट में भी, कहीं भी अगर वो सेंस बना रहा है तब भी, अगर नहीं बना रहा है, मतलब होना चाहिए, क्योंकि हिमाचल के फोक सॉन्ग्स मोस्टली यही होते हैं, ब्यूटी के बारे में, हिमाचल की ब्यूटी के बारे में, ऐसे भोले भाले लोगों के बारे में, अल्टीमेटली यही है ना। और दूसरा मैंने रिस्क अभी लिया था एसीएफ में, एसीएफ में तो हिंदी स्कोरिंग होता है, ठीक है। तो इसमें हमको ऐसे था कि हिमाचल में एग्रीकल्चर का स्कोप कुछ था, एग्रीकल्चर और हिमाचल का हिंदी का था, तो इसमें भी मैंने अपने फोक सॉन्ग डाले थे। अब ये इसलिए रिस्क है क्योंकि अगर देखने वाला आप उसका माइंडसेट नहीं देख सकते हैं, हो सकता है उसको वो चीज बहुत अच्छी लगे कि क्रिएटिव कर रहा है, हो सकता है कोई किसी को लगे कि ये क्या कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो पहाड़ी पहाड़ी उसमें लिखे हैं, हो सकता है उसको पढ़नी ना आए। पर मेरे को लगता है कि जितने भी एग्जामिनर होते हैं, दे आर वेरी ओपन टू ओपिनियंस, ठीक है। आप अगर कोई अच्छी चीज लिखेंगे ना, यूनिक चीज लिखेंगे, वो उसको एक्सेप्ट करेंगे कि ये यूनिक चीज है, क्योंकि 90% ऑफ द पॉपुलेशन रिपीट कंटेंट ही लिखेगी एग्जाम में। अगर मैं आपको बोल दूं पॉल्यूशन के बारे में कुछ बोलूं, तो 90% ऑफ द यहाँ की जितनी भी है वो सेम चीज बोलेगी, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। 2-3 बच्चे ही ऐसे होंगे जो कुछ बोलेंगे और नया, कि सर ऐसा भी हो सकता है। सोशल पोल्यूशन सुना है? सोशल पोल्यूशन, सोशल पोल्यूशन एक ऐसी टर्म है जो सोसाइटी में करप्शन बढ़ रहा है, कुछ भी बढ़ रहा है, वो सोशल पोल्यूशन है, ठीक है। आप कुछ भी लिखो, बस वो जस्टिफाई होना चाहिए। सोशल पोल्यूशन, पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है, बट जब मैंने पहली बार सुना था ना, मेरे को ये वर्ड ही बड़ा अच्छा लगा था, तो मैंने ये सोचा था कि जहां पे मेरे को यूज करना पड़े मैं इसको करूंगा, क्योंकि ये बहुत यूनिक चीज है, सोशल पोल्यूशन। तो उसी तरह से मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी एग्जामिनर हैं आज के टाइम में, दे आर वेरी ओपन टू योर थॉट्स। वो ऐसे नहीं करेंगे कि इसने क्या रद्दी पेपर लिखा है ना, वो यही अप्रिशिएट करेंगे कि इसने यूनिक चीज लिखी है। क्योंकि एग्रीकल्चर का मान लीजिए ऐसे था, या टूरिज्म का ऐसे था, तो 90% तो वही लिखेंगे, हिमाचल में ब्यूटी है, मंदिर, ये वो, यही लिखेंगे। पर आपको अपना नॉलेज वहां पे इंफ्यूज करना है, आपके जो आंसर्स हैं उनको, आपकी पर्सनैलिटी आपके आंसर के थ्रू रिप्रेजेंट होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है, कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है। जैसे मुझे लगता है कि मैं बहुत एक्सपेरिमेंटल हूँ और क्रिएटिव हूँ, आपको भी पता होता है अपना कि चलो, एग्जामिनर को भी लगेगा यार ये तो बहुत अलग सी चीज लिखी है ना, क्योंकि नॉर्मली हम एक बॉक्स के अंदर ही करते हैं डिफाइन किसी चीज को। आप लोग, मैं यही बोलूंगा, जब आप आंसर लिखेंगे मेंस के लिए या टेस्ट सीरीज लिखेंगे, हमेशा एक तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखो, अपना आंसर ऐसा लिखो कि उसमें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और इकोलॉजिकल, ये 4 चीजें तो उसमें आनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमको एसीएफ में महात्मा गांधी का आया था कुछ, महात्मा गांधी का रोल, इंडिपेंडेंस के अलावा महात्मा गांधी का क्या रोल था, तो मैंने उसको इसी तरह से अटेम्प्ट किया था कि पॉलिटिकल, कल्चरल, एजुकेशनल, सोशल, इकोलॉजिकल। आपको सबको ये चीजें पता होती हैं, ठीक है। जब आप इंडियन पॉलिटी पढ़ते हो ना, महात्मा गांधी के वो आर्टिकल तो आते हैं 40 पंचायत वगैरह जो हैं उसके, है ना, तो महात्मा गांधी के बारे में तो आप सबको पता है, पर आपने वो चीजें वहां पे सिर्फ इम्प्लांट करनी है। एजुकेशन के लिए उसने काम किया, है ना, इंडस्ट्रीज के लिए भी महात्मा गांधी ने काम किया। आपका आंसर मल्टी डायमेंशनल, ये अप्रोच इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स उस बॉक्स में ही रहेंगे, जो 10% है ना वही सिलेक्ट होंगे और वही मेरिट में आएंगे, अगर आप अपना आंसर मल्टी डायमेंशनल बनाते हैं। और दूसरा, अगर आप रिस्क लेते हैं, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अल्टीमेटली बहुत रिस्क लो, पर लिमिटेड रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। प्री में भी आपको सभी क्वेश्चन नहीं आएंगे, वहां भी आपको रिस्क लेना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं कि कैलकुलेटेड तुक्के, कैलकुलेटेड गेस वर्क, ठीक है। बात वही तुक्के की होती है, कैलकुलेटेड गेस वर्क, है ना। मेंस में भी आपको रिस्क लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि मेंस के आधे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पता भी नहीं होंगे क्या चला है इसमें, है ना। तो वहां पे भी आपको रिस्क लेना ही है। आपने सिर्फ अपने आंसर को बनाना है यूनिक और डिफरेंट, सिर्फ
ये 2 वर्ड हैं जो आपके आंसर को डिफाइन करना चाहिए। बाकी कई टॉपर्स हो सकते हैं जो ऐसे बोले पैराग्राफ लिखो, कुछ बोलेंगे कि पॉइंटर्स लिखो, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन लिखो, वो भी आपकी मुझे मर्जी है। वो बट तो आपका पीस से आंसर चाहे आप पैराग्राफ में लिखो चाहे रिजेक्ट तो पॉइंटर्स मेरी में थी लिखो, ना। वो होना अंकित चाहिए ठाकुर ये यूनिक। तो बंदा फोन ही ठीक नहीं है, चकता। अब मान लीजिए कि मेरे पास आप सभी के पेपर आ रहे हैं, मेरे को नहीं पता है कि कौन बच्चा पढ़ने में अच्छा है, कौन कैसा है। ठीक है, आपको मैं कोई भी क्वेश्चन दे दूं तो मैं तो इसी माइंडसेट से चलाऊं कि सभी सेम है ना। पर अगर कोई अलग सा लिखेगा ना आंसर, यूनिक सा, तो उसको मैं जरूर अप्रिशिएट करूंगा। मैं क्या, सभी करेंगे, है ना। क्या नंबर? तो इस चीज को आपने हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप आंसर्स लिखते हैं। आंसर लिखने के लिए सबसे पहले तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट का मतलब है कि जो भी आप पढ़ेंगे उस कंटेंट को आपने क्रिएटिवली करना यूज, है ना। तो आंसर राइटिंग जो इतना बड़ा बनाया हुआ है ना यूपीएससी और सिविल सर्विस ने, ये कुछ नहीं है। आंसर राइटिंग वही है कि आपने अपना आंसर बनाना है यूनिक और डिफरेंट और मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, आंसर राइटिंग का तो आप सुनेंगे ना यूपीएससी के इंटरव्यू, 99% ऑफ द टॉपर्स यही बोलेंगे आंसर राइटिंग करो, आंसर राइटिंग करो, आंसर राइटिंग करो। आंसर राइटिंग करने का मतलब ये है कि जैसे पहली बार आप आंसर लिखेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि मैंने क्या लिखा, दूसरी बार भी हो सकता है, तीसरी बार भी हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप लिखेंगे ना आपका दिमाग खुलेगा। ठीक है, जैसे मैरी टाइम सिक्योरिटी है, मैरी टाइम सिक्योरिटी के थ्रेट बता सकता है कोई, एक दो बता दो। हाँ, पायरेसी है। ठीक है, अब इंडिया के नेबर्स हैं जो मैरी टाइम सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हैं, मैक्सिमम यहीं पे जाएंगे बच्चे, या तो जाएंगे चाइना, इस साइड से हो सकता है पाकिस्तान पे जाएं, उससे ज्यादा बहुत कम जाएंगे। क्लाइमेट चेंज भी तो मैरी टाइम सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है कि नहीं है। क्लाइमेट चेंज, इधर बाढ़ आ गई, आधा इंडिया तो गया नीचे, वो भी तो थ्रेट है सिक्योरिटी के लिए। बाकी चीजें तो चलो, ट्रैफिकिंग, पायरेसी, टेररिज्म, ये सारी चीजें हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज तो इतना बड़ा इशू है, ये तो आपको डालना ही पड़ेगा। पर आप लोग इतना दिमाग तभी खोलेंगे जब आप आंसर राइटिंग करेंगे। क्लाइमेट चेंज है या नहीं है सिक्योरिटी के लिए थ्रेट, है कि नहीं है? नहीं है ना। अगर क्लाइमेट चेंज आ गया, मान लीजिए फ्लड आ गया, जनवरी फेब में कितना फ्लड आता है सदर्न इंडिया में। ठीक है, आपने सुना ही होगा जनवरी चेन्नई कितने फ्लड आ गए, कितने कितना होता है सदर्न इंडिया में, बे ऑफ बंगाल में कितना कुछ होता है ना। तो वही है, आप लोगों को अपना सिर्फ ये दिमाग ओपन टू पॉसिबिलिटी रखना है। मैंने यही कहा कि कुछ भी लिखो पर जस्टिशिएबल होना चाहिए वो, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मान लीजिए हिमाचल के टूरिज्म के स्कोप आ गए, सभी है ना हिमाचल के, चलो फिर बता दो स्कोप एक आधा। हाँ, किस लिए है स्कोप हिमाचल में? सीनिक ब्यूटी है ना, कल्चर है, फेयर एंड फेस्टिवल है, एडवेंचर बेस्ड टूरिज्म है। ठीक है, सोशल वही है, बाकी क्या बोलते हैं, रिलीजियस है, हेरिटेज है। इसको आप क्वेश्चन को इतना खोल सकते हैं ना, अगर मतलब टूरिज्म एक अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप जितना अंदर जाएंगे वो उतना ही ज्यादा खुलेगा। अब मान लीजिए कि जैसे हमारे टाइम भी क्वेश्चन था कि टूरिज्म के नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है, उसको आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे नहीं कर सकते एक्स वाई जेड। उसमें देखो कि इकोनॉमिक इफेक्ट क्या है उसके, सोशल इफेक्ट क्या है नेगेटिव, कल्चरल इफेक्ट क्या है नेगेटिव, है टूरिज्म के कल्चरल इफेक्ट नेगेटिव या नहीं है ना। कल्चरल इरोजन होता है, जैसे जैसे हिमाचल का कोर जो कल्चर है वो नहीं है। अब आप जाएंगे इंटीरियर एरिया में, वहां भी लोग वैसे ही हैं, अब हो गए हैं ना, जीनोफोबिया हो गया, वेंडलिज्म हो गया, कुछ भी रॉबरी हो गया, प्रोस्टिट्यूशन हो गया, जैसे कुल्लू एरिया में ड्रग्स का हो गया। ठीक है, ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं टूरिज्म के। आपने सिर्फ अपना दिमाग रखना है ओपन टू पॉसिबिलिटीज की, ये भी हो सकता है। मल्टी डायमेंशनल रखना है आपने, कोई भी आप आंसर लिखेंगे बस ये 4 चीजें आपके दिमाग में घूमनी चाहिए कि सोशली क्या फर्क पड़ेगा, इकोनॉमिकली क्या फर्क पड़ेगा, कल्चरली क्या इफेक्ट पड़ेगा, पॉलिटिकली क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, पॉलिटिकली क्या है टूरिज्म के स्कोप हिमाचल में, क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, पॉलिटिकली क्या है टूरिज्म के स्कोप हिमाचल में। पॉलिटिकली आप थोड़ा ब्रॉड जाओ ना। पॉलिटिकली आप देखो कि दूसरे कंट्रीज या दूसरे स्टेट के साथ इंडिया के रिलेशन, हिमाचल के स्टेट ये रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हिमाचल में वही थी
राइजिंग हिमाचल कुछ थी, कॉन्क्लेव टाइप थे, तो उसके साथ इंडिया HP पर्टिकुलर बाकी कंट्रीज के साथ MOU साइन कर रहा था, ठीक है, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। इतने प्रोजेक्ट्स हैं, एशियन बैंक्स के हैं, जाइका के हैं, सब कुछ हैं, दूसरे स्टेट के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, है ना। हिमाचल जैसे उत्तराखंड के साथ कोलैबोरेट करके कोई टूरिज्म का फॉरेस्ट बेस्ड कोई टूरिज्म का सर्कल बना दिया, है ना, कल्चरल उसका टूरिज्म का सर्कल बना दिया। तो आपने अपना दिमाग रखना है ओपन टू पॉसिबिलिटीज, जितना आप सोच सकते हो उतना सोचो, बस ये है कि आपने जस्टिफाई करनी है वो चीज, बाकी कुछ नहीं, है ना। ये आपको तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और दूसरा वो तभी आएगी जब आपके पास कंटेंट होगा। आप तभी सोच सकते हैं ये चीजें जब आपने कुछ कोई चीज पढ़ी होगी, बिना पढ़े ये चीज नहीं आएगी आपको, है ना। प्रीलिम्स का हो गया, ठीक है, मेंस का हो गया, और थर्ड स्टेज आती है आपके पास पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। पर्सनैलिटी टेस्ट आपको सेल कराएगा, अगर आपके मेंस के स्कोर अच्छे हैं आपको कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता, ठीक है, चाहे फिर कोई भी कुछ भी बोलता हो कि ऐसा होता है वैसा होता है। अगर आप मेंस में टॉप 5 में है, टॉप 10 में है, आप कहीं नहीं जाते, ठीक है, चाहे कोई भी आए, आप बिल्कुल सेफ हैं अगर आपका मेंस का स्कोर अच्छा है, ठीक है। उसके लिए पर्सनैलिटी टेस्ट में 3C का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पहले बोला 3R फॉर्मूला, रीड, रिपीट और रिवाइज। 3C फॉर्मूला यही है कि काम एंड कंपोज रहना है, दूसरा आपने कॉन्फिडेंट रहना है, तीसरा आपने क्रिएटिव रहना है वहां पे भी, ठीक है। चाहे मैं यहाँ से ऐसा बोल रहा हूँ ना, क्या पता मेरे पैर हिल रहे हो नीचे डर के मारे, ठीक है, आप लोगों को नहीं चल रहा है पता, है ना। तो जो कॉन्फिडेंस है ना, इसकी सही बात यही है कि लोगों को पता नहीं चलता ये है कि नहीं है ना। हो सकता है मेरे पैर ऐसे कांप रहे हैं इस टाइम, और ऊपर से मैं ऐसे शेखियां मार रहा हूँ, ठीक है। एग्जामिनर को भी क्या पता कि आपकी टांगे हिल रही की क्या हिल रहा है ना, वो तो वही देखेगा जो आप बोल रहे हैं। तो आपने बिल्कुल काम होके कॉन्फिडेंट होके अपने इंटरव्यू फेस करना है। किसी को नहीं पता वहां पे, आपने उनसे थोड़ी ना अगली बार कभी मिलना है, आप कुछ गलत भी बोल दोगे, उनको क्या लेना देना, है ना। XYZ आया था और उसने ऐसा बोल दिया, कोई कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ बात अंदर ही रहती है। और तीसरी बात मैंने क्रिएटिव इसीलिए बोला ना, कि जो आपका नॉलेज है ना, वो आपने वहां पे दिखाना है उसको कि मेरे को पता है भाई ये चीजें, ठीक है। आपसे कोई चीज कोई पूछ रहा है ना, वहां पे आपने वही घिसे पिटे आंसर्स नहीं करना है कि अगर सर मैं ऐसा हो जाऊं, मैं सोसाइटी में ऐसा करना चाहता हूँ, वैसा करना चाहता हूँ। वो उनको भी पता है कि कौन कितना कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। आपका वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा ACF का इंटरव्यू था इस साल, तो मेरे से उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि मिड डे मील में फॉरेस्ट्री का क्या रोल है, ठीक है। तो 5 सेकंड के लिए तो मैं भी उसकी शक्ल ही देखी कि इन्होंने मेरे से क्या पूछ लिया, क्योंकि ये बिल्कुल ऑन द स्पॉट ऐसी चीज थी कि जो मतलब आप पे कोई पत्थर मारे ना तो आप सोचेंगे ये क्या हो रहा है आगे से, है ना। तो 5 सेकंड के लिए तो मैं भी ऐसा था कि इन सर ने मतलब कैसे पूछ लिया ऐसा क्वेश्चन। और वहां पे आपका वही होता है, कई तो ऐसे कुछ हर कुछ ही बोल देंगे, फिर कई आराम से सोचेंगे कि ठीक है सर। मिड डे मील में जैसे उस टाइम शिमला में बुराश की वो चली थी फ्लावरिंग, जब मेरा इंटरव्यू था, तो बुराश का पता ही आपको, जूस बनता है, चटनी बनती है, फिर जैसे वॉलनट वगैरह हैं, ठीक है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, फिर जैसे अपर हिमाचल में गुच्छी वगैरह होती है, वाइल्ड मशरूम वगैरह होती है। तो आपने ओपन रखना है अपना दिमाग। और सबसे अच्छी बात होती है वहां पे इंटरव्यू में ये, वो भी आप मतलब ओपिनियन के लिए आपके मोस्ट वेलकमिंग होंगे। वो भी ऐसा सोचेंगे, अगर मेरे को कोई मतलब, मुझे तो पर्सनली अपना आंसर बड़ा अच्छा लगा ना, उनको भी अच्छा लगा होगा कि ये यार इसने ऐसे बोल दिया कि हाँ हमने तो सोचा नहीं कि जूस वगैरह भी हो सकता है, चटनी वगैरह, गुच्छी वगैरह, वाइल्ड मशरूम वगैरह। वरना आधे बच्चे तो वहां पे ऐसे ही हो जाएंगे कि ये क्या पूछ लिया सर, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। वहां पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसका तो सर कोई रोल ही नहीं है। एक क्वेश्चन मेरे से और ऐसे ही ट्रिकी पूछा था उन्होंने, जो बिल्कुल ऑन द स्पॉट ऐसे करना था, या तो वहां पे ऐसे ही हो जाने थे, ठीक है। तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड शो करता है पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड तभी अच्छा होगा जब आप अंदर से बिल्कुल काम होके जाएंगे ना, कि कोई सीन नहीं देखा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आप मना ही करेंगे कि सर नहीं पता है ना। उनको भी सारी चीजें नहीं पता होती हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए मैंने आपको यही बताया, पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए जो काम रहिए, कंपोज रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए और क्रिएटिव रहिए, ठीक है। और बाकी एक आधी चीज मैं कोई और बोलूंगा अपने प्रेपरेशन के कंटेक्स्ट में, कि जब आप प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, पहले 4-5 महीने तो बड़े आराम से निकलते हैं। जैसे जैसे टेस्ट की डेट आने लगती है ना,
आप लोगों में एंजाइटी आने लगेगी कि मेरा ये भी रह गया, मेरा वो भी रह गया, मेरा वो भी रह गया, है ना, सबके साथ होगा। अगर आपको कभी भी प्रेपरेशन टाइम ऐसा लगे ना कि कुछ नहीं हो रहा है, तो पहली बात है कि इस फैक्ट को एक्सेप्ट करो कि ये यूनिवर्सल है, जो टॉपर है वो उसके साथ भी ये चीजें हुई होगी, ठीक है। जब मैं था ना चंडीगढ़, तो मैं भी ऐसा सोचता कि अब घर ही जाते हैं, बगीचे ही देखते अपने, ठीक है। तो सबके साथ ये चीजें होती हैं। आप कोई अगर आपके साथ ये चीजें हो रही है तब आप नॉर्मल हैं, ठीक है, तब इसका मतलब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपको वो भी नहीं हो रहा है तब तो आप सोचो कि घर ही जाओ, क्योंकि ये चीजें होनी चाहिए। बंदे को भाई इतनी इनपुट मार रहा है, थोड़ी डर तो होनी चाहिए कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, पर उसको ना आप अपने ऊपर हैवी मत होने दो। ज्यादा से ज्यादा एक दिन रहेगा वो फेज आपका, जहाँ पे आप सोचोगे कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली आप सेल थ्रू कर जाओगे उससे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आप 4-5 दिन कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, 6 घंटे 7 घंटे, ठीक है, सैटरडे या वीकेंड जब आया, आप हो गए, हो जाता है मूड ऑफ सबका कि यार हो गया, आज पढ़ने का मन नहीं है। वो चीज भी बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। उसमें भी आप ऐसा मत सोचो कि यार ऐसा कैसे हो रहा है, ठीक है, वो भी बिल्कुल नॉर्मल है। बस ये है कि उस दिन ऐसा सोचो कि 1 घंटा देखनी है किताब, चाहे आपको समझ आए या नहीं आए, पर बस ऐसे खोल के रखनी है। लक्ष्मीकांत बाबा ने ऐसा ऐसा बोला था, ठीक है। ये चीज आपने रखनी है अपने दिमाग में कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये अगर आपको प्रेपरेशन टाइम ऐसा लगता है ना कि 4 दिन में बड़ा शेख हूँ और 5वें दिन बोलती बंद हो रही है, वो भी सबके साथ हो रहा है। ये बिल्कुल यूनिवर्सल फैक्ट है और सबके साथ होती है ये चीज। इसको आपने नेगेटिव नहीं लेना है बस, क्योंकि यू नो हमारे दिमाग को ना रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है। फोन भी जब ज्यादा यूज करें ना, उसको भी चार्ज करना पड़ता है ना। जब पैसे बैलेंस खत्म हो तो वो भी रिचार्ज करना पड़ता है। तो हमारा दिमाग भी ऐसे ही काम करते हैं, ब्रेन सेल्स, ठीक है। जब आप पूरे एग्जॉस्ट हो जाते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी करो जिससे आपको मतलब अच्छा लगे। दोस्तों से बात करो, फैमिली से बात करो, किसी XYZ से बात करो, ठीक है। या चंडीगढ़ में कहीं निकल जाओ थोड़ी देर के लिए, आधा 1 घंटा के लिए फ्रेश होने के लिए। चंडीगढ़ में तो काफी कुछ है ना, आधा 1 घंटा। तो आप लोगों ने अपने आप पे इतना भी हार्श नहीं होना है कि यहाँ पे आए हैं तो बस कमरे के अंदर बंद, ठीक है। काफी एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो चंडीगढ़ आके सब कुछ, सोशल मीडिया उनका बंद होता है। मेरे भी बहुत बैचमेट्स ऐसे थे, फेसबुक बंद, इंस्टाग्राम बंद, कहीं पे दिख रहे ना, फोन उठा रहे, भाई हुआ क्या, ठीक है। कोई अता पता नहीं होता था हम लोगों का। पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये था, मैं इंस्टाग्राम पे भी था, फेसबुक पे भी था, सब कुछ पे था। पर आपको लाइफ इज आर्ट ऑफ बैलेंसिंग। आपको बैलेंस करनी आनी चाहिए चीजें, अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है। एक दोनों में से एक भी ऊपर नीचे हो गई ना, वो खराब है। फिर आपकी पर्सनल लाइफ अगर आपकी प्रोफेशनल उस पर ओवर राइड करने लगे, वो भी आपके लिए गलत है। दोनों में आपने पता होना चाहिए आपको कि कब क्या चीज करनी है। जब आपने सोचा है कि 6 घंटे पढ़ना है तो 6 घंटे पढ़ना ही है, ठीक है। उसके बाद आप कुछ भी करो। आपने अगर सोचा है कि पॉलिटी 3 दिन में खत्म करनी है, वो 3 दिन में खत्म करनी है, उसके बाद चाहे आप 1 दिन छोड़ दो, ठीक है। जैसे मेरे साथ होता था, मैं पेपर से पहले एक 20 दिन का बना देता था कोई टाइम टेबल कि इतने दिन में मैंने सारे सब्जेक्ट खत्म करने हैं। अगर मेरे जल्दी हो जाए तो उसके बाद मैं छोड़ देता था 1 दिन पढ़ाई, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली तो वही खत्म ही करना था। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। आप जैसे छोटे छोटे टारगेट्स बना सकते हैं कि मैंने पॉलिटी के पहले 3-4 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। वो अगर आपने जल्दी कर दिया, बाकी आप रिफ्रेश हो सकते हैं बाकी के टाइम में। मेन जो जिस्ट है ये बोलने की, वो यही है कि डू नॉट टेक इट इजी ऑन योरसेल्फ, ठीक है। ऐसे भी नहीं कि बड़ी बंधुआ मजदूरी करनी है, ठीक है। और लास्ट में ये चीज बोलूंगा ना कि इसको एग्जाम को एग्जाम की तरह ही ट्रीट करो, ठीक है। फिलॉसफी सुनो, बोलने में अच्छी लगती है, पर मेरे को पता है सुनने में कैसी लगती है। पर मैं बोल रहा हूँ तो सुन लो, है ना, कि ये जो टेस्ट है ना, इसको हमेशा टेस्ट की तरह कंसीडर करो। मैं अपने और बैचमेट्स को भी बोलता हूँ कि दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज नॉट लाइफ, ठीक है। इसको आपने एक टेस्ट की तरह ही कंसीडर करना है कि एक टेस्ट है, ठीक है। आपने इनमें PhD नहीं करनी है। अगर आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है तो उतनी पढ़नी है जितनी जरूरत है। उसका इतना नॉलेज नहीं होना चाहिए आपको कि हाँ लक्ष्मीकांत को ही चैलेंज करने लगे, है ना। आपने वो पढ़नी है जितना आपको उससे फायदा है। बाद में कोई नहीं, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपने स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम से कुछ नहीं लेना देना, ठीक है। अगर आप लोग न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो, उसमें से उतनी ही चीजें पढ़ो जो आपके सिलेबस में है,
है ना। पढ़ने के लिए तो न्यूज़पेपर में क्या स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट कितने सेक्शंस आते हैं उसमें, है ना। आपको बस ये पता होना चाहिए कि मेरे काम की चीज क्या है और मेरे टेस्ट के लायक क्या चीजें हैं। इसको आपने सिर्फ एज अ टेस्ट कंसीडर करना है, और टेस्ट ही है ये, है ना। और तो कुछ होगा नहीं आपका, है ना, टेस्ट ही है ये। तो इसको टेस्ट की तरह ही कंसीडर करना है आपने, बिल्कुल सिंसियरिटी और हार्ड वर्किंग, ये 2-3 चीजें हैं ना जो हर एक एस्पिरेंट में होनी चाहिए। बाकी लक बाद में आता है। जब आप सिंसियर नहीं है, जब आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो ये प्रेपरेशन है ये एक मैराथन है। ठीक है, ये ऐसी चीज नहीं है कि जोमेटो से खाना ऑर्डर किया और आ गया। आपको सब कुछ दिया है यहाँ पे, आटा, नमक, दाल, चीनी, बनाओ क्या बनाना है, वो आप लोगों की अपनी मर्जी है ना। जो प्रेपरेशन है पूरी एकदम से होने वाली नहीं है ये आप लोगों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कि एक साल में कुछ नहीं हुआ। अब मैं भी 2018 से था, 19 में मैं सर्विस में था, पर मेरा तो चलो थोड़ा कम फेज था, एक 1.5 साल था मेरा। ठीक है, प्रेपरेशन का फेज। पर आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये, जैसे मैंने कहा कि ये जोमेटो वाली डिलीवरी नहीं है जो एकदम आ जाएगी। इसमें आपको पहले चावल भी उगाने पड़ेंगे, वही चावल लगाने भी पड़ेंगे, वही खाने पड़ेंगे। अब पूरी लंबी प्रोसेस है ये, और लंबी प्रोसेस में आपका मेंटल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। मेंटली पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को ऐसे लोगों से ही सराउंड करो जो पॉजिटिव हैं। कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे प्री के बाद, अच्छा प्री हो गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, अभी तो मेंस थोड़ी ना हुआ तेरा। ठीक है, वो गलत बात है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे आपके आसपास जो आपको बोलेंगे अच्छा तू मतलब यही पढ़ रहा है करंट अफेयर्स के लिए, उसकी मैगजीन भी आई है, वो तो पढ़ नहीं रहा है तू। उस टाइम तो लगेगा भी आपको 1-2 मिनट के लिए, यार हो सकता है ना, वो भी पढ़नी चाहिए। पर मैंने वही कहा कि सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। इस प्रोसेस को सिंपल करना है आपने, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। ठीक है, जितने आप कम सजेशंस लोगे लोगों से, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, जितने कम लोगों की आप सुनोगे ना, उतना आपके लिए बेनिफिशियल है लॉन्ग टर्म में। क्योंकि आप 10 लोगों की बातें सुनेंगे ना, 10 लोग अपनी बताएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं ही सही बोल रहा हूँ, मेरी बातें फिलोसफी ज्यादा होती हैं, पर काम की, तुम भी कल दिन को फिलोसफर बनेंगे सारे। ठीक है, पर अल्टीमेट यही है कि जितने 10 लोगों की आप बातें सुनेंगे ना, 10 लोग आपको 10 बातें बताएंगे। आपने अपनी जर्नी सिंपल बनानी है, कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है। ठीक है, आपको जो भी सोर्स दे रहे हैं उसमें ही स्टिक रहो। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब आप कोई चीज कर रहे हो ना, उसमें आपको फेथ होना चाहिए कि नहीं ठीक है ना। इतना भी भागने की जरूरत नहीं होती है कहीं पे। चतुर रामलिंगम नहीं बनना है 3 इडियट्स का। ठीक है, अल्टीमेटली आपको अपने साथ पीस ऑफ माइंड बनानी पड़ेगी कि जो है सोर्सेज ठीक है, इतने में ही काम चलाओ, क्योंकि इतना ही अच्छे से नहीं होता है। सिंपल सी बात ये है ना। बाकी यही मेरा मेन जिस्ट था बताने का, कि सिंसियर रहो अपनी प्रेपरेशन को लेके। ऐसे टाइम पास मत करो। अगर कोई टाइम पास कर भी रहा है वो चले जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली ये प्रेपरेशन टफ है। मेंटली आपको स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। बोलते हैं ना लंबी रेस का घोड़ा, इसमें लंबी रेस के ही घोड़े चाहिए। एक अटेम्प्ट में निकालने वाले बहुत कम लोग होते हैं, बाकी मैक्सिमम आप देखेंगे ना 2-3, एक में चलो निकालते हैं बच्चे, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। पर आपको लंबी रेस के लिए तैयार रहना ही पड़ेगा। 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है ये, मैराथन है। चाहे आप स्टेट सर्विस देते हैं, चाहे यूपीएससी देते हैं। ठीक है, मैराथन के लिए आपका फिजिकल से ज्यादा मेंटली आपका स्ट्रांग होना जरूरी है। आपका माइंड सेट आपका माइंड सेट और पर्सनैलिटी आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकती है ना। यहाँ पे भी नहीं, प्रेपरेशन में भी नहीं। अगर आप कल दिन को एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे ना, तो भी आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आपको प्लेसेस ले जाएगा। अगर आप वहाँ भी ऐसे सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। आपका जो आउटलुक है ना लाइफ में, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए। ठीक है, सिंसियर रहो, हार्ड वर्क करो, इसका तो कोई सब्स्टिट्यूशन है नहीं। और तीसरा, एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलो कि अगर नहीं आ रही है चीजें तो नहीं आ रही है, एक्सेप्ट करो इस चीज को। उस पर फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि क्यों नहीं आ रही है। भाई ह्यूमन बीइंग है, पहली बार एबीसी थोड़ी ना आई थी किसी को पहली बार पढ़ के, उसको पढ़ने में भी पूरी साल लगी थी, है ना। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी होती हैं। ठीक है, और फिर बस यही था मेरा सेशन। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो प्लीज
कोई एक तो पूछो। बोलिए भाई साहब, आप कहाँ से हैं? मंडी से? अच्छा, पूछो, पूछना कुछ। करंट अफेयर्स, देखो जो मैं करंट अफेयर्स के बारे में बोलूंगा ना, मैं चाहता हूँ कि कोई भी उसको फॉलो ना करें, ठीक है। मैंने द हिंदू 2 दिन ही पढ़ी है पूरे अपनी प्रेपरेशन टाइम, और वो भी इसलिए पढ़ी है क्योंकि सर ने बोला था कि हिंदू लेके आइयो क्लासरूम, तो कुछ था उस टाइम मल्टी डायमेंशनल का, तो मेरे तो गई थी वो बाउंसर, और मैंने उसके बाद वो छोड़ दिया क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि क्या पढ़ना है हिंदू में से। जैसे मैं स्पोर्ट्स काफी देखता हूँ, टेनिस वगैरह, तो मैं तो वहां पे वही लग जाता था लिखना, अच्छा ये यूएस कप हो गया, विंबलडन कप हो गया, तो मेरा तो बाकी पढ़ने का तो मेरा यही हो जाता। पर मैं तो बोलता हूँ कि अगर अगर आपको पता है ना कि सिलेक्टिवली क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ो। पर मैंने न्यूज़पेपर सच में 2 दिन पढ़ा है भाई, करंट अफेयर्स। बाकी मैंने विजन की पढ़ी है, विजन मैंने पढ़ी है, और उस टाइम के करंट अफेयर्स के और इस टाइम के करंट अफेयर्स में दिन रात का फर्क है। जब हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी उस टाइम 80% करंट अफेयर्स आता था ज्ञानम से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो ज्ञानम से ही आता था या विजन से आता था 20 to 30%। अब आप जब पेपर देते हैं आपको ज्ञानम से एक क्वेश्चन मिलेगा पेपर में, एक या दो, ठीक है। इसके लिए आपको जो सर बोलेंगे ना वही करो, क्योंकि सर करंट अफेयर्स तो करवाते ही यहाँ पे, करंट अफेयर्स की क्लासेस लगती है ना आप लोगों की, तो वो देखो, और उसके साथ एक कोई सोर्स और रखो आप। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहते तो मत पढ़ो, मैं ये फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि पढ़ो पढ़ो, मैंने नहीं पढ़ा है तो मेरे को पता है मेरे को इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ, ठीक है। मेरा इंटरव्यू भी था, मेरे को बोलते रहते थे कि न्यूज़पेपर पढ़, न्यूज़पेपर पढ़, पर भाई मेरे को नहीं अच्छा लगता है न्यूज़पेपर पढ़ना, है ना। सीधी सी बात है कि इतनी सारी न्यूज़ होती है दुनिया भर की, अगर कोई इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ आ गई बंदा तो उसी में आधे घंटे लगा दे, है ना। जब इलेक्शन चले हुए थे मेरे इससे पहले प्रेपरेशन टाइम, तो हम तो उसी में थे कि वो आम आदमी पार्टी आ गई, ठीक है। तो वही है, वो ये बंदे को डिस्ट्रैक्ट करने की चीज है। अगर तो कोई बिल्कुल फोकस्ड है कि ये चीज पढ़नी है मैंने, है ना, तो वो पढ़े। बाकी अगर कोई और सोर्सेज है आपके पास, कोई मैगजीन है, तो वो आप कर सकते हैं रेफर, पर ये है कि ज्यादा मत जाओ, जो सर पढ़ा रहे हैं उसके अलावा सिर्फ एक मैगजीन रेफर करो। ऐसे नहीं कि कोई वो रिवीजन पढ़ो, इनसाइट पढ़ो, दृष्टि पढ़ो, ठीक है। ये सब आपने कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है चीजें, क्योंकि करंट अफेयर्स में क्या होगा ना, अगर 30 क्वेश्चन है या 25 क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बाइट बॉल जाएगी, ठीक है। उसके लिए आपने 10 सोर्स नहीं पढ़ने उन 4 बाइट बॉल के लिए, ठीक है। बाकी जो 20-25 आते हैं वो उन्हीं सोर्स से आएंगे जो आपको सर वगैरह पढ़ा रहे हैं, है ना। तो सोर्स आपने इसमें भी लिमिटेड रखने हैं। बाकी मैंने तो अपना बता दिया, मैंने तो भाई नहीं पढ़े न्यूज़पेपर। बाकी कोई और आपका कौन सा बैकग्राउंड है? नॉनी से? कौन सा बैच है? पारुष के बैच में? अच्छा अच्छा, नॉनी से, नेरी से, अच्छा अच्छा। अरे एक्चुअली हमारे टाइम फॉरेस्ट्री में बहुत मार्किंग हुई थी, 2-3 साल, 2-3 साल वही ट्रेंड अभी भी चला है शायद ना। तो जैसे मेरे सीनियर्स ने, हमारे सीनियर्स ने दिया था, उनके भी स्कोर अच्छे नहीं थे, तो मुझे उस टाइम बोला भी था कि चेंज कर ले ऑप्शनल। तो उस टाइम तो मेरा ये था कि नहीं नहीं, हो सकता है उनको लिखना नहीं आता हो, मैं करूंगा ये परसेप्शन चेंज। तो मैंने भी इसी चक्कर में दे दिया पेपर कि क्योंकि मेरे को लगा कि सीनियर्स ने हो सकता है अच्छा नहीं लिखा हो, मैं अच्छा लिखूंगा। तो मेरे तो उनसे भी कम नंबर थे। बाद में जिन्होंने मेरे बाद दिया उनके तो उससे भी बुरे हाल थे। तो मतलब 2-3 साल तो फॉरेस्ट्री का बहुत वो चला हुआ है। बाकी आप इस साल का ट्रेंड देखा, इस साल अच्छा हुआ तो फॉरेस्ट्री ले लियो, अदरवाइज मैं सच में बोल रहा हूँ फॉरेस्ट्री ना लियो। ये मेरा अपना एसीएफ में भी मेरा स्कोर बहुत वाहियात है। फॉरेस्ट्री में मेरा 96 है 200 में से। तो अगर ऑप्शनल में ही 96 आने लगे तब तो आप ऐसे भी बाहर हैं। हाँ हाँ हाँ, मेरा एग्रीकल्चर था दूसरा, उसमें मेरा स्कोर 175 कुछ ऐसा। एग्रीकल्चर इज वेरी इजी, जो फॉरेस्ट्री पढ़ सकता है वो एग्रीकल्चर पढ़ो भाई। एक्चुअली मैंने जब आरएफओ के लिए स्टार्ट किया था ना, तो मैंने उस टाइम बनाए थे नोट्स। तो मैंने ऐसी एक पर्टिकुलर कोई वो नहीं बनाई थी, कोई बुक रेफर नहीं की थी मैंने अलग अलग नॉनी से ही की थी मैंने तैयारी ना एक्चुअली आरएफओ की। तो लाइब्रेरी में जो भी मिल रहा था उससे बनाया था। तो मैं सर को दे दूंगा अपनी यार वो बुकलेट ना, नोट्स वाली, मैं सर को भेज दूंगा, तो आप लोग देख लेना उसको।
मतलब ऐसा है कि 98% सिलेबस है उसमें मैंने कवर किया हुआ है एचएस का। तो एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर वही है ना जो बाजार में नया चला हो ना, ट्रेंडिंग वही है एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारे बाद अमित सर ने टॉप किया था एग्रीकल्चर में, उससे पहले रोहित सर थे, उन्होंने भी अच्छा स्कोर किया था एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर तो चला है, पर इस साल के स्कोर्स जरूर देख लेना अगर जिसमें फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर में हो। कुछ नहीं, एसीएफ में स्ट्रिक्ट थी मार्किंग। पता क्या होता है क्वेश्चन पेपर का, जब आपका क्वेश्चन पेपर सिंपल आता है ना और जनरल आता है, तो मैंने वही चीज बोली, 90% ऑफ द पॉपुलेशन एक ही तरह का आंसर लिखेगी, ठीक है। और एसीएफ का जो जीएस का पेपर था वो बहुत जनरल था, उन्होंने बिल्कुल भी ऐसे पर्टिकुलर कुछ नहीं पूछा था, बिल्कुल जनरल से क्वेश्चन थे, और सभी का मेरे को लगता है कि सभी कंटेंट वही था। और हमारे बैचमेट्स ने भी दिए थे, वो भी जीएस में ही फेल है जिन्होंने एचएस दिए हैं काफी बार। तो अगर तो क्वेश्चन पेपर बिल्कुल जनरल आते हैं तो मार्किंग स्ट्रिक्ट होती ही है, ये तो फैक्ट है, क्योंकि उसमें कंटेंट सिमिलर ही आता है सबका। मैंने आपको बताया मेरी प्रेपरेशन है, कॉलेज टाइम मैंने कुछ नहीं पढ़ा है भाई। तो मेरी प्रेपरेशन स्टार्ट हुई थी जनवरी 2019 से, और मतलब 3-4 महीने पढ़ा है मैंने अच्छे से ना। तो मेरे को लगता है आप 3-4 महीने, क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने देखा था, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मैं बिल्कुल आ गया था उठ के और मेरे को कुछ नहीं पता था। थोड़ा बहुत मेरे को पता था हिस्ट्री का, पॉलिटी भी मैंने एक आधा बार पढ़ी थी, अच्छे से नहीं पढ़ी थी पर पढ़ी थी, पता था कि ये चीजें होती है, गवर्नर एग्जीक्यूटिव जो लेजिस्लेटिव है ये मेरे को पता था, ये ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। पर ऐसे एज सच जो प्रेपरेशन मेरी थी वो 19 में थी, और 19 मतलब जनवरी 2019 से। बाकी कोई, या तो मैं इधर जा रहा हूँ ऑनलाइन क्वेश्चंस। अच्छा, एक है क्वेश्चन कि जॉब के साथ कितना टाइम देना चाहिए प्रेपरेशन को। अच्छा, जो भी मतलब वर्किंग प्रोफेशनल है ना, देखिए उनको तो टाइम क्रंच रहता ही है, पर लकीली मेरी मतलब जॉब प्रोफाइल ऐसी थी कि मतलब टाइम मिल जाता था। ऐसा कोई बिल्कुल भी इतनी टफ जॉब नहीं थी कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था, पर ये था कि थोड़ा बहुत तो आपको आपको सिर्फ अपने फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत होती है, बाद में तो आपको 1 साल बाद रिवीजन की जरूरत होती है। एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए उसके बाद बस रिवीजन के लिए 2-3 घंटे मिल जाए वो भी बहुत होते हैं। डेली शेड्यूल ऑफ स्टडिंग। अच्छा, एक ये मिसकंसेप्शन होती है कि कितना पढ़ना चाहिए, है ना। तो कई टॉपर्स होते हैं जो बहुत बोलते हैं कि 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे। कोई तो मैंने देखे हैं मुखर्जी नगर में बोलते हैं कि 20 घंटे भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो तो बिल्कुल गलत है। जो भी बोलता है वो या तो डरा रहा है लोगों को, या तो उसको सब कुछ आता है, या तो उसको कुछ नहीं आता जो ऐसा बोल रहा है। तो नॉर्मली जब आप प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं उस टाइम आपको 7 से 8 घंटे तो चाहिए, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल नई चीज है। चाहे कोई किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा है, साइंस से आ रहा है, आर्ट्स से आ रहा है, एक तरह से देखेंगे आपकी 180 रोटेशन है सिविल सर्विस की प्रेपरेशन। स्टार्टिंग में तो आपको इतना टाइम देना ही पड़ेगा, लेकिन जब आपके एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, तो उसके बाद आप 3-4 घंटे, उसके बाद 3-4 घंटे, जैसे आप 1 साल पढ़ रहे हैं ना, इसमें हो सकता है आप 7-8 महीने 7-8 घंटे लगाओ, और उसके बाद आप अल्टीमेटली कम टाइम लगाएंगे, 3 घंटे 4 घंटे। जियोलॉजी ऑप्शनल है यार, जियोलॉजी का तो कोई पता ही नहीं है मुझे। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन एचएफएस एंड एचएस मेंस। एचएफएस का जो मेंस होता है ना, उसमें जो एसीएफ और रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर्स का होता है उसमें जीएस का एक ही पेपर होता है ना, और 2 ऑप्शनल होते हैं। और जो एचएस होता है उसमें जीएस के 3 पेपर होते हैं और एक ऑप्शनल। एंटी एलाइड एंड एचपीएस साइमल्टेनियसली। अब देखो, अच्छा ये क्वेश्चन भी बहुत एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि मल्टीपल जो टेस्ट होते हैं, जैसे नायब तहसीलदार का भरा होगा सबने, सबने भरा है, तो इनकी प्रेपरेशन साथ में कैसे कर सकते हैं। अब देखो यार, जीएस तो जीएस ही है, ठीक है। इंडिया की ज्योग्राफी ऐसा तो है नहीं कि नायब तहसीलदार के लिए पाकिस्तान बन जाएगा इंडिया का, है ना। वो इंडिया इंडिया ही रहेगा, हिस्ट्री भी इंडिया की वही रहेगी, चाहे तुम नायब तहसीलदार बनो चाहे एसडीएम बनो। तो सारे टेस्ट जो हिमाचल कंडक्ट करवाता है, चाहे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जितने भी टेस्ट कंडक्ट करवाता है, उनका जो जितना भी है ना स्टडी मटेरियल वो सेम ही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अलग से कुछ प्रेपरेशन करो। ये मैं मानता हूँ, या 3-4 साल पहले एलाइड का पैटर्न बिल्कुल अलग था, जब पॉइंटर्स आते थे क्वेश्चंस। अब तो उन्होंने उसका भी मेंस
कर दिया है ना सब्जेक्टिव, तो जितने भी आपके हिमाचल प्रदेश सर्विस कमीशन के पेपर है ना, नायब तहसीलदार हैं, एलाइड आएगा कुछ टाइम में, एचएस की नोटिफिकेशन भी अप्रैल एंड में आ रही है शायद, तो जितने भी ये पेपर्स है ना, तो इन सब की स्टडी आप साथ में कर सकते हैं। अगर आपने एचएस की तैयारियां कर ली ना, आपके हिमाचल के सब पेपरों की तैयारियां हो गई, क्योंकि एचएस जब आप एलाइड के भी पेपर देखोगे ना मेंस के, तो वो सिलेबस से ही उठाए हुए क्वेश्चन है एचएस से। इवन जो मैंने एसीएफ का पेपर दिया था ना मेंस का, हमारे बिल्कुल डायरेक्टली एसीएफ एचएस के टॉपिक उठाए थे, जैसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम, पॉपुलेशन ग्रोथ, टूरिज्म इन हिमाचल, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्टली एचएस से उठाए हुए थे। एचएस हिमाचल के आप सभी पेपर की तैयारियां ना एक साथ कर सकते हो, इनके लिए कोई अलग से स्ट्रेटेजी नहीं है, सोर्सेज भी इनके सेम है, बस हाउ टू प्रिपेयर एचपीजी के फॉर मेंस। अच्छा, एचपीजी के आप लोगों का कवर हो गया? हो गया, एक बार कवर हो गया, दूसरी बार करना है तो एचपीजीके का देखो ये सीन है कि एचपीजीके ना बहुत फैक्चुअल है। मैंने वही बोला था आपको कि कितने आपको क्लासमेट्स याद रहे होंगे अभी, नर्सरी के, केजी के, 3-4 ही रहे होंगे। तो जितना आप रिवाइज करेंगे ना चीज़ें, जितना आप फ्रेशन अप करेंगे चीज़ें, तो उतना आपको याद रहेंगी चीज़ें। आपका एचपीजीके मान लीजिए ख़त्म हो गया है, तो आप दूसरी बार फिर से पढ़िए वही चीज़ें। और मेंस के लिए 2 ही सोर्स रखना अपने, एक जो जोगटा वाली मेंस की बुक है, और एक इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे से हमारे जब मैंने मेंस दिया था उस टाइम शायद 60 या 70 नंबर का इकोनॉमिक सर्वे से था मेंस में। जीएस3 तो एचपी का पूरा इकोनॉमिक सर्वे था, सारी स्कीम्स पूछी थी उसमें, जीएस3 में जो भी इकोनॉमिक सर्वे की थी। तो हिमाचल के लिए आपने सोर्स यही रखना है। मैंने तो ब्लोक्रा खरीदी थी, पर फॉर्चुनेटली हुआ तो मेरे किसी फ्रेंड ने मांगी, उसने ले ली और वापस दी नहीं, मगर चल अच्छा है नहीं दी। तो मैंने उसके बाद जोगटा अकेडमी वाली बुक पढ़ी थी, प्री के लिए जो सर की है, और इकोनॉमिक सर्वे। और जैसे आपका एनटी का पेपर होगा ना, एनटी के लिए भी इकोनॉमिक सर्वे भाई पढ़ के जाना, 3-4 क्वेश्चन तो फंसेंगे एनटी में डायरेक्ट इकोनॉमिक सर्वे से, इकोनॉमिक सर्वे और बजट से। और हिमाचल जी के एनटी के लिए बड़े अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि हिमाचल जी के एनटी में बहुत डेप्थ में पूछते हैं। एलाइड में थोड़ी सुपरफिशियल चली जाती है एचपीजी के, लेकिन एनटी बहुत डेप्थ में जाता है हिमाचल जी के। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आएंगे, पर ये है कि एचपी के आपको 30 में से 25 क्वेश्चन अगर आपके हो गए, आप इन हैं। इतना सिंपल है ये चीज, तो आप इन हैं। प्रीवियस मार्क्स को कैसे पता करें? जो प्रीवियस ईयर मार्क्स है ना, जैसे पहले तो कमीशन वाले साइट पे डाल देते थे सबके रिजल्ट, तो अब उन्होंने ऐसा कर दिया, अब आईडी पे भेजते हैं। तो वो पहले तो पता चलता था कि सब्जेक्ट का क्या ट्रेंड चला है ना। जैसे हर एक जब रिजल्ट आते थे तो पूरा जीएस और ऑप्शनल के स्कोर सभी के आते थे जितने अपीयर होते थे। अब सिर्फ जो आप लोगों की आईडी होती है ना कमीशन वाली, उसमें आता है स्कोर। तो इसका पता करने का तरीका तो वही है, आरटीआई के थ्रू होता है। आरटीआई में सिर्फ इतना पता चलता है कि कितने बच्चे इससे सिलेक्ट हुए इस ऑप्शनल से, तो उससे भी पता चल सकता है कि कौन सा। जैसे हमको हमारे टाइम सोशियोलॉजी में बहुत सिलेक्शन थी, हमारे बाद वाले जो एचएस का आया था बैच, उसमें भी सोशियोलॉजी में बहुत सिलेक्शन थी, पॉलिटिकल साइंस में भी अच्छी सिलेक्शन थी। जैसे जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, जूलॉजी वगैरह, बॉटनी, उनमें भी अच्छी सिलेक्शन थी। ऐसे राइटिंग स्किल, ऐसे राइटिंग पता क्या होता है? ऐसे राइटिंग में मैंने आपको बोला कि कोई भी आइडल ऐसे नहीं हो सकता है कभी। ठीक है, कोई आपको बोले कि ये आइडल ऐसे है नेट पे, वो वैसा बिल्कुल नहीं है। अब 2 लोग आप बैठे हैं ना, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग है ना। आपके लिए मान लीजिए कि कोई भी टॉपिक आ रहा है, आप उसको बिल्कुल अलग तरह से समझेंगे, आप बिल्कुल अलग तरह से हो सकता है समझेंगे। आपको बस उसमें ये चीजें याद रखनी होती है। अगर जब भी आप ऐसे लिखते हैं ना, तो वो आपने मल्टी डायमेंशनल ही ले जाना है। ठीक है, ये मल्टी डायमेंशनल जो वर्ड है ना, इसको आप नोट कर लो, अपने ऐसे मल्टी डायमेंशन ही जाना है। ठीक है, मोस्टली आपको पता होता है कि 3-4 कोर फील्ड्स हैं जहां से ऐसे आते ही हैं, जैसे विमेन है, एग्रीकल्चर है, डेमोक्रेसी है, सिक्योरिटी है, सोशल मीडिया है, साइबर क्राइम है। ठीक है, और विमेन बोल दिया ना मैंने। तो सबको पता होता है कि इनमें से आना ही है टॉपिक, डायरेक्टली आए या इनडायरेक्टली आए। विमेन और एग्रीकल्चर, डेमोक्रेसी, ये तो आपको हर जगह मिलेगा कहीं ना कहीं, चाहे हो सकता है घुमा के दिया हो, पर ये चीजें टॉपिक आपको पता होना चाहिए।
एक और चीज आप ऐसे में कर सकते हैं सप्लीमेंट, वो होती है कोटेशन। जैसे मैंने बोला ना, मैंने अपने पहाड़ी गाने डाले थे, तो मैंने तो वैसे HS में भी इंग्लिश गाने डाले थे, पर उसको पसंद नहीं आए वो शायद। तो HS में GS का जो मैंने ऐसे लिखा था, हमारे टाइम आया था कश्मीर इशू, और एक था डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये दो ऐसे थे। तो मेरे को याद है कश्मीर इशू पे मैंने लास्ट में एक कोई बैंड है अमेरिकन सिंगर का, उनका गाना था कि वी बिल्ड ब्रिजेस नॉट वॉल्स, कुछ ऐसे करके था। तो मैंने वो डाला था एक उसमें। एक मुझे याद है कि एलाइड में था विमेन का, ठीक है। विमेन के लिए तो दुनिया भर की पोइम्स है। वो झांसी की रानी वाली पोइम कौन सी है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, वही पोइम आप अगर हिंदी में आप हिंदी ऐसे लिख रहे हो तो आप उस पोइम को डाल सकते हो स्टार्टिंग में। इतनी बढ़िया पोइम है वो झांसी की रानी वाली, उसकी स्टार्टिंग की जो है। और फिर हिंदी की तो मेरे मेरे पास काफी कोटेशन मैंने कलेक्ट की हुई थी उस पे ना, आप नेट से कर सकते हो डिफरेंट टॉपिक्स पे कलेक्ट। जैसे एक वही था, एक ऐसे का ही कि आप लोगों ने पता नहीं पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, कि कब तक आस लगाओगे तुम बिके हुए दुशासन दरबारों से, कुछ ऐसे था। द्रौपदी महाभारत के कंटेक्स्ट में था, विमेन के कंटेक्स्ट में था कि अब एम्पावर होने की जरूरत तुमको खुद है, कब तक तुम डिपेंड रहोगी। तो ये चीजें ना आपको सर्च करनी पड़ेगी। कुछ भी हो सकता है, कोई सॉन्ग हो सकता है, कोई पोएम हो सकती है, ठीक है। जैसे विमेन के कंटेक्स्ट में एक मेरे को याद है सॉन्ग था कोई, उसमें ऐसे ही था। एक अमेरिकन बैंड है शायद फिफ्थ हारमोनी है ना, अमेरिकन बैंड है, गर्ल बैंड है वो। तो वो काफी करती थी विमेन एम्पावरमेंट पे, उनके काफी सॉन्ग्स थे। तो मैंने उनके वो उठाई हुई थी चीजें जो काम की लगती थी कि ये हो सकते हैं इन्फ्यूज। और कोई हो सकता है कोटेशन महात्मा गांधी की, नेल्सन मंडेला की, है ना, कोफी अनान की, काफी हैं जो थिंकर्स हैं, बढ़िया बढ़िया थिंकर हैं। उनके आप मतलब ऐसे हर एक टॉपिक के लिए 2-3 ये हो सकते हैं। बाकी मैं ये पर्सनल वो बोलूंगा कि होता है ना पर्सनल सीक्रेट, मेरा यही है कि अगर हिमाचल का आता है कोई ना ऐसे, तो उसमें हिमाचली फोकलोर और हिमाचली फोक सॉन्ग जरूर डालो, क्योंकि चेक करने वाला आपका हिमाचली ही होगा 90% ऑफ द टाइम, ठीक है। लैंग्वेज के पेपर या ऐसे के पेपर 90% ऑफ द टाइम्स आपके हिमाचल में ही जाएंगे। और अगर कोई हिमाचल का ऐसे आता है तो आप उसमें हिमाचली कुछ भी डालो, दुनिया भर के गाने हैं हिमाचल के, है ना। सुनते नहीं है वो बात अलग है, पर हैं उस चीज के लिए आप सुन लो, ठीक है। बस ये है। हिंदी इंग्लिश, यार हिंदी इंग्लिश ना, हिंदी इंग्लिश कई बच्चे मैंने देखे, जैसे हमारे साथ एक लड़की थी, बाद में उसकी सिलेक्शन वीडियो हुई थी आजकल मंडी सदर में वो, तो उनका हिंदी रह गया था, ठीक है। तो इन सब्जेक्ट्स को आपने कभी नहीं लेना है लाइटली, कि भाई बोलते तो सारे हैं ना, पर लिखनी नहीं आती है हिंदी किसी को, ठीक है। हिंदी में देखो मेजर एक ऐसे आता है आपको 30 या 40 नंबर का, ठीक है। 30 या 40 में से आप अगर ऐसे भी अच्छे से लिखो ना, तो आप सेल थ्रू कर जाएंगे। बाकी ग्रामर में बहुत लिमिटेड से पोर्शन, जैसे मुहावरे हो गए, है ना, वो पैराग्राफ आता है, गद्यांश पद्यांश आते हैं, ये आता है हिंदी में। तो मतलब हिंदी में इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, पर एक बार टॉपिक्स आपको पढ़ के जाना पड़ता है कि ऐसे अटेम्प्ट करनी है ये चीजें, क्योंकि ऑन द स्पॉट आपको नहीं पता चलेगा कि क्या करना है ना, कि लेटर कैसे फ्रेम करना है। ये सारी चीजें आपको हिंदी इंग्लिश, और हिंदी इंग्लिश भी ऐसी चीजें हैं जो मतलब नायब तहसीलदार के लिए भी आपको पढ़नी पड़ेगी, एलआईडी के लिए भी पढ़नी पड़ेगी, और एचएस के लिए भी आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप थोड़ा बहुत भी देख के जाते हैं तो आपके लिए अच्छा है ये, है ना। मतलब इतना आपने डेप्थ में नहीं पढ़नी है ग्रामर, पर इतना आपको नॉलेज होना चाहिए कि पास तो हो जाएं। क्योंकि हमारे बैच में भी बहुत थे टॉप, मतलब अच्छे स्कोर थे उनके जीएस में, पर वो हिंदी इंग्लिश में फेल थे, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर आप अच्छे से कर देखते हो ना कि क्या क्या चला हुआ है इनमें, तो 40 45 50 नंबर तो ले ही आते हैं। पर ये है कि बशर्त की पढ़ना तो पड़ेगा आपको हिंदी इंग्लिश, ऐसे नहीं जा सकते हैं, कोई भी नहीं जा सकते, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड से भी पढ़ा है उसको भी इंग्लिश पढ़ के जाना ही पड़ेगा, इंग्लिश और हिंदी देने के लिए, क्योंकि इंग्लिश हिंदी काफी पूछ रहे हैं टफ। पर्सनैलिटी टेस्ट में क्वालिफिकेशन एंड जॉब एक्सपीरियंस मैटर है, एस्टिमेशन के लास्ट प्रिपरेशन। पर्सनैलिटी टेस्ट में यस आपका जॉब एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन मैटर करता है, क्योंकि आपके काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड। जैसे मेरे से ही पूछा था कि आप क्यों स्विच कर रहे हैं, ऑलरेडी आप सर्विस में हैं। दूसरा पूछा था मुझे कि मतलब
मेन आपके क्या फंक्शन रहते हैं काम के, है ना। तो अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो उसको पता होना चाहिए कि ये मेरी ड्यूटी है ना। अब मान लीजिए कि पर्सनैलिटी टेस्ट में आपको अपने एरिया का भी पता होना चाहिए। अगर कोई, जैसे मेरा बेसिकली बंजार कुल्लू से है, तो मेरा घर ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के बहुत नज़दीक है। तो वो ग्रेट हिमालय यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। अगर कोई मतलब मेरे से कोई वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अगर मैं उसके आंसर ना दूं तो मतलब मैं बेवकूफ़ हूँ। तो उस इतनी बड़ी चीज़ के बारे में तो नॉलेज होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए कोई पोंग लेक के आसपास है ना, वो वेटलैंड है ना, रामसर साइट है। तो अगर आपको उसके बारे में पता नहीं होगा, तब तो बंदा बोलेगा इसको अपने घर का पता नहीं है, इसको बाकी चीज़ें पता होगी। ये चीज़ें तो चलो बाद की सेकेंडरी हैं, पर आपको अपना और अपने जो सराउंडिंग्स हैं उसका नॉलेज पर्सनैलिटी टेस्ट में होना ही चाहिए। जैसे मेरे से एचएस में तो मेरे से बहुत कुछ पूछा था कुल्लू का। जैसे कुल्लू में एडवेंचर टूरिज्म क्या क्या करवा सकते हैं, और रघुनाथ जी की मूर्ति उस टाइम चोरी हुई थी शायद ना 1 साल पहले, तो वो क्यों न्यूज़ में थे। फिर जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल थे उसने वहाँ पे कसोल वाले एरिया में बैन कर दी थी नई कंस्ट्रक्शन, तो उससे भी रिलेटेड था। जो कमीशन में एचएस में बैठते हैं ना मेंबर्स, वो पढ़े पढ़े लिखे तो वो हैं ही, ठीक है। और वो अगर तो वो सेक्रेटरी आता है किसी डिपार्टमेंट का, तो उसको उस चीज़ का ग्राउंड लेवल पे पता है। और हर ऑफिस में अखबारें तो आती है उनको, मेरी तरह वो बिना अखबार पढ़ के नहीं गए, उन्होंने अखबारें पढ़ी हुई है, तो उनको पता है कि देश क्या हो रहा है ना। तो अगर आपको अपने एरिया का पता होता है, क्योंकि कई बार हो सकता है वो चीज़ें अखबारों में ना आई हो और आपको पूछ ली जाए वो चीज़ें, है ना। तो अपने एरिया का भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। सजेशंस फॉर ओल्ड एस्पिरेंट्स स्पेशली फॉर मेंस। देखिए, अगर कोई काफ़ी टाइम से दे रहा है ना मेंस, और मतलब उसका मेंस नहीं हो रहा है, तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं उसमें, ठीक है। अगर आप काफ़ी, मैंने देखे हैं बच्चे जो काफ़ी साल से देते हैं, उनको हो सकता है यहाँ पे भी आप जो बैठे हैं ना, हो सकता है आप लोगों को मेरे से ज़्यादा नॉलेज हो, ठीक है। पर क्या बात होती है जब आप मेन प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो जैसा मैंने पहले बोला कि इवैल्यूएशन करवाना बहुत ज़रूरी है। हमको प्रेपरेशन टाइम ये पता नहीं चलता कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको बहुत नॉलेज हो, लेकिन आप ऑन पेपर्स वो इनपुट ना आए आपका, है ना। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो आप लैग कर रहे हो एक आंसर राइटिंग में। जैसे मैंने बोला कि मल्टी डायमेंशनल, कई स्टूडेंट बिल्कुल फ्लैट आंसर लिखते हैं कि मतलब एक जगह घुस गए, तो जैसे क्लाइमेट चेंज में अगर वो एक जगह घुस गए तो बस वही चला है, ठीक है। मतलब आपने सारी चीजें देखनी होती है आंसर राइटिंग में। अगर आपको मेंस में ऐसे लगता है कि आपके मेंस क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं, तो आपको टेस्ट सीरीज लिखो और उसको किसी ऐसे बंदे से इवेलुएट कराओ जिसको थोड़ा नॉलेज है ना। जैसे इंस्टीट्यूट में हमारे पेपर भी सर ने ही चेक किए हैं, तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका क्या लैग कर रहा है ना। क्योंकि अपने हिसाब से तो हम अच्छे से तैयारियां कर रहे होते हैं, है ना। हमको नहीं पता चलता है कि क्या हमारे लिए काम कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। पर जब अल्टीमेटली आप इवेलुएट कराएंगे ना उन चीज़ों को, तो आपको पता चलेगा अच्छा ये चीज़ों में लैग कर रहा हूँ मैं, है ना। हो सकता है आपकी राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है, हो सकता है आप कंटेंट अच्छा नहीं डाल रहे हो, अपने हिसाब से तो अच्छा डाल रहे हो पर क्वेश्चन समझ नहीं रहे हो आप, ठीक है। जैसे कुछ एक टर्मिनोलॉजी होती है मेंस में, डिस्कस, इवेलुएट, एनालाइज, क्रिटिकली इवेलुएट, क्रिटिकली एनालाइज। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये मतलब क्या है, ठीक है। अगर आपको आ रहा है कि क्रिटिकली एनालाइज का मतलब है कि आपने ज्यादा टिल्ट रखना है उसके नेगेटिव पे, उसके, लेकिन कंक्लूजन में आपने पॉजिटिव जाना है। अगर आपको आ रहा है डिस्कस का मतलब है कि उसका आपने 50% पॉजिटिव जाना है और 50% उसका नेगेटिव जाना है, ठीक है। अगर आपके पास आ रहा है एनालाइज का भी मतलब है आपने उसके नेगेटिव उसमें जाना है। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन आ रहा है कि क्रिटिकली एनालाइज द इंडिया एंड चाइना का रिलेशन, क्रिटिकली एनालाइज करो, ठीक है। आप उसमें नेगेटिव में बहुत जा सकते हैं, ठीक है। टेररिज्म से लेके, बॉर्डर डिस्प्यूट से लेके, वन रोड वन बेल्ट से लेके, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से लेके कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन आपके उस कंक्लूजन में जाना है आपने हमेशा पॉजिटिव। एक वो है सेइंग कि आप मतलब आपने कुछ ऐसा है, मेरे को अटल जी की याद नहीं आ रही है कि नेबरहुड से ही रिलेटेड है वो, कुछ कुछ ऐसा ही है कि आप अपने नेबर को कभी, हाँ, यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स, ठीक है। ये इंडिया और चाइना के लिए कितना एप्ट है ये, है ना।
आप कुछ भी करो, इंडिया थोड़ी ना शिफ्ट हो जाएगा यूएसए में। तो ये चीजें आपको जो है ना टर्मिनोलॉजी, ये आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। और जो ये मैंने कोटेशन बोली ना, ये भी याद रखियो। एक दो और भी है इंटरनेशनल रिलेशन के कंटेक्स्ट में, जैसे हमारे टाइम आया था शंघाई कॉर्पोरेशन का क्वेश्चन, तो वो कोटेशन मंडल थ्योरी थी। वो कुछ ऐसे थी कि योर नेबर इज योर नेचुरल एनिमी एंड उसका जो नेबर होगा वो आपका नेचुरल फ्रेंड होगा। ठीक है, ये शंघाई कॉर्पोरेशन के कंटेक्स्ट में था ये कुछ ऐसा। तो मैंने डाला था ये आंसर में अपने। आपको ये पता होनी चाहिए चीजें डालने कहाँ है बाकी पता पड़ी सबने होती है ये। ठीक है, आंसर राइटिंग के लिए एक बार गाइड कर दें। आंसर राइटिंग के लिए मैंने जैसे ये बोला ना, 2-3 चीजें बोली आपको कि अपने आंसर को मल्टी डायमेंशनल बनाओ। ठीक है, सारे उसमें एस्पेक्ट टच होने चाहिए, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल। अब जैसे इंडिया और यूएसए का रिलेशन आ रहा है ना, तो आप उसमें क्या डालेंगे, आप क्या डालेंगे? तो देखिए जैसे इंडिया और यूएसए का रिलेशन ही हो गया ना, मल्टी डायमेंशनल आपने कैसे टच करना है? इकोनॉमिक डील्स आपको पता है, ठीक है, कल्चरल आपको पता है, ठीक है, H1N1 वीजा चला हुआ था वो, ठीक है, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, अमेरिका की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, ठीक है, इंडियाज फर्स्ट, इंडियाज मेक इन इंडिया, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है एक दूसरे को। इंडिया जितना मेक इन इंडिया करेगा ना, और यूएसए जितना अमेरिका फर्स्ट करेगा, ये इंटरनेशनल रिलेशन के लिए अच्छी नहीं है ये चीजें। ठीक है, ये हो गया कल्चरल। ठीक है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट तो इंडिया और यूएसए का स्ट्रेटेजिकल है। इकोनॉमिक चल ही रहती है, स्ट्रेटेजिकली तो यूएसए सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वाड बनाया है, यहाँ पे चाइना को काउंटर करना है, उधर रशिया है, इंडो पैसिफिक है। तो ये आपने रखनी है हमेशा अपनी अप्रोच। इंटरनेशनल रिलेशन का कोई भी आपको क्वेश्चन आता है ना, एक आपने पॉइंट डालना है उसमें स्ट्रेटेजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है, दूसरी डालनी है आपने इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस, तीसरी डालनी है आपने सोशियो कल्चरल। ठीक है, आपके जितने भी पॉइंट्स हैं वो इसके अंदर ही आने चाहिए। इंडिया और यूएसए, इंडिया और रशिया का तो इस टाइम सबसे हॉट टॉपिक है, और पेपर में जरूर आएगा इंडिया यूएसए, इंडिया यूएसए क्या, इंडिया रशिया। ठीक है, इंडिया रशिया की देखो आप स्ट्रेटेजिकल कब से चली है, 1971 से चली है। ठीक है, डिफेंस भी स्ट्रेटेजिकल में ही आएगा। ठीक है, अब जब प्रॉब्लम देखेंगे आप इंडिया रशिया के रिलेशन में, तो क्या प्रॉब्लम है इंडिया रशिया के रिलेशन में? कोई मेजर बताओ, मेजर। नहीं, आप लोग ठीक बोल रहे हो, पर एक टर्मिनोलॉजी होती है ना, बैलेंस। ठीक है, इंडिया के लिए ना बैलेंसिंग एक्ट बहुत मुश्किल है। इंडिया के लिए वही हो गया, इधर मासी का बेटा रशिया हो गया, उधर बुआ का बेटा यूएसए हो गया। ठीक है, इंडिया को वही है कि वो भी नाराज नहीं करना है, वो भी नाराज नहीं करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इंटरनेशनल रिलेशन में यही होता है। और एक और मैं आपको कोटेशन दे रहा हूँ कि इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड एंड एनिमी, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन है ना, लास्ट में आपने ये कोटेशन डाल देनी। ठीक है, कोई भी होगा, इंडिया यूएसए इंटरेस्ट के लिए तो कर रहे हैं सारा, बाकी को क्या लेने देना उनको, है ना। इंडिया रशिया सबका इंटरेस्ट ही पड़ा है, बाकी और कुछ नहीं पड़े हुआ है। इंटरनेशनल रिलेशन में सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट है। इंडिया को यूएसए से है भाई डिफेंस 60-70% रशिया से आता है। पर मेजर आप प्रॉब्लम देखेंगे यही है कि इंडिया का वही हो गया, एक मासी का बेटा, एक बुआ का बेटा। ठीक है, तो जो है ना बैलेंसिंग एक्ट इंडिया को, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने अपने आंसर में ना ये चीजें हमेशा यूनिक बना, यही चीजें बनाती है यूनिक। जो आपकी 2-3 मैंने आपको हेडिंग बताई ना, स्ट्रेटेजिकल, इकोनॉमिकल, सोशियो कल्चरल, सारा इंटरनेशनल रिलेशन अगर आप समझ गए ना, कि मान लीजिए कि कोई भी कंट्री है दूसरी, मान लीजिए कोई कंट्री XYZ, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के साथ तो इंडिया का नेगेटिव ही है, बाकी कोई भी देखो, तो कोई भी कंट्री दूसरी के साथ रिलेशन तभी बनाएगी अगर उसके लिए उसको स्ट्रेटेजिकली फायदा हो रहा है। ठीक है, अगर उसके साथ इंडिया को इकोनॉमिकली फायदा हो रहा है। ठीक है, अब इंडिया जो ये इस एक्ट ईस्ट वाली है ना कंट्रीज, ईस्टर्न कंट्रीज है, इनके साथ क्यों बना रहा है रिलेशन? इंडिया के अपने इंटरेस्ट हैं, इंडिया खुद डोमिनेट करना चाहता है इस रीजन को, है ना, चाइना को काउंटर करना चाहता है, ये है इंडिया की मेन वो स्ट्रेटजी। ठीक है, बाकी तो चलो कुछ नहीं, इकोनॉमी सुधारनी वो तो चल ही रहती है, मेन तो इंडिया यही चाहता है कि सिक्योरिटी चाहता है, डोमिनेंस चाहता है अपनी वो, है ना, या तो सारा शिफ्ट
डोमिनेंस उसी की हो जाएगी, चाइना की। तो आपने जो भी आपका टॉपिक्स हैं इंटरनेशनल रिलेशन या किसी चीज का, वो आपने मल्टी डायमेंशनल ले जाना है, ठीक है। आप कोई भी आंसर लिखो ना, मैंने आपको पहले भी बोला था कि कुछ भी लिखो पर वो जस्टिफाई करनी चाहिए वो चीजें, ठीक है। ज्ञानम से करंट अफेयर्स नहीं। आप लोगों में से ज्ञानम कितने लोग पढ़ते हैं? आप पढ़ते हो? मैंने तो भाई ज्ञानम ही पढ़ी थी पर अब ज्ञानम का जमाना गया। होता है ऐसा, कभी मोहित चौहान के बड़े गाने आते थे, अब नहीं आते। तो इसमें भी ऐसे ही चलता है। ज्ञानम अब ऐसी चीज हो गई है क्योंकि 1-2 साल में ज्ञानम बिल्कुल सेचुरेशन में आ गई, ठीक है। ज्ञानम से जब जो पेपर सेट कर रहा है ना, उसको भी पता चल गया होना कि बच्चों को लग गया पता भाई ज्ञानम से आ रहे हैं क्वेश्चन। तो कोई कोई नहीं चाहता ऐसा। अल्टीमेटली ये कंपटीशन है, कंपटीशन में सारी चीजें स्टैंडर्ड रेज करने के लिए होती हैं, है ना। तो जितना मैंने आपको बोला कि सोर्सेज जो आपको अकेडमी से मिल रहे हैं सोर्सेज, है ना, और बाकी सप्लीमेंट कोई एक देखो, वो भी सिलेक्टिव, या विजन की या इनसाइट की, ठीक है। सिर्फ सिलेक्टिव पढ़ना उसको जो सिलेबस में है, वरना उसमें 70-80 पेज होते हैं, है ना। जो आपको लगेगा ना सिलेबस में है, सिर्फ आपने वही चीजें पढ़नी है। ऐसी पढ़ने के लिए तो दुनिया में बहुत कुछ है, अगर एम अलाइड हो। देखो यार, ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है ना, ये कोर्सेज का चला हुआ कि कैसे कर सकते हैं। तो ये ना पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे मेरे को लगता है कि इंडिया का जो ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम है ना, वो हमको ये कंफर्टेबल लगता है। मेरे को तो पर्सनली जो फेस टू फेस वाली इंटरेक्शन होती है वो कंफर्टेबल लगती है, और मतलब इसमें अच्छे से हो जाती है इंटरेक्शन, है ना। ऑनलाइन का वो बोलते वो वाली फील नहीं आती है ऑनलाइन में जो ऑफलाइन में आती है। तो बाकी हो सकता है कईयों को ऑनलाइन में कंफर्टेबल होते हैं काफी बच्चे। तो ये तो there are no permanent friends and no permanent enemy, only permanent interests। जैसे जो मैंने आपको इंटरनेशनल रिलेशन के बताया ना, 2-3 कोटेशन, ये आपने जरूर देखना। एक अटल बिहारी वाजपेयी की मिलेगी आपको 2-3। एक मंडल थ्योरी है, जो मैंने आपको मंडल थ्योरी आपने देखना, वो नेबर के लिए है। और एक थे, अब मेरे को याद नहीं आ रहा है, पॉलिटी के बिल्कुल एंड में ना जो नाम वाला टॉपिक है, नॉन अलाइन मूवमेंट वाला, उसमें भी एक दो कोटेशंस हैं जो आपको काम आएगी इंटरनेशनल रिलेशन के जब आप अटेम्प्ट करोगे। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन का जब आप लिखोगे ना पेपर में, तो सबसे इजी होते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप लिखने। बात ये होती है कि आपको समझ आना चाहिए कि क्या है। जो मैंने आपको 2-3 पॉइंट बताया ना, सारा खेल इन्हीं का है। एक आपको जोगटा सर भी बताएंगे कि अब मेरे को वो वर्ड याद नहीं आ रहा है, कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, कीवर्ड्स। सारा खेल कीवर्ड्स का ही है। जैसे ये है ना मल्टी डायमेंशनल, मल्टीलेटरल, ये वर्ड हैं जो ग्लोरीफाई करते हैं आपके आंसर्स को। अब आप कोई इज एम आर, ये तो बिल्कुल बेसिक्स हैं। अगर आप अच्छे अच्छे वर्ड डालेंगे तो एग्जामिनर को भी लगेगा यार इसको पता है ये चीजें। अगर आप डालोगे कोई मंडल थ्योरी या फिर अटल वाजपेयी की कोई डालोगे कोटेशन इंटरनेशनल रिलेशन में, तो वो भी आपके आंसर को अच्छा बनाएगी, ठीक है। तो कोटेशंस आपने देखनी है अपने अपने हिसाब से ना इंटरनेशनल रिलेशन के लिए। और इंटरनेशनल रिलेशन भी ऐसे कोई, मतलब मेरे को तो सबसे इजी लगे थे पढ़ते टाइम। बाकी कोई क्वेरीज? आपके कोर्सेज सिर्फ हिस्ट्री हुआ है अभी तक? हिस्ट्री, पॉलिटी, एचपी भी हो गया ना आपका? तब तो आपका काफी हो गया यार मतलब एचपीजी के आप खुद सोचो कि 30 नंबर का, 30 क्या, 30 में 60, 25 में 50 नंबर का तो आपका एचपीजी के आता है, ठीक है। हिस्ट्री 10 में 20, कितने हुए नंबर? 60 नंबर का तो हो गया। मतलब आधा पेपर तो आपका यही करते हैं कवर। 15-20 दिन में पॉलिटी हो जाएगी खत्म। 10 क्वेश्चन पॉलिटी के आते हैं, तो मतलब 80 नंबर, आधा पेपर तो हो गया आपका। यही है आधा पेपर आपका। आप ये मत सोचो कि सर ने बोला 1 साल का कोर्स है तो वो तब का इंतजार करेंगे उसके बाद रिवीजन करेंगे। आप लोगों को जितना भी पढ़ा रहे हैं ना, वो पढ़ो, वो रिवाइज करो। क्योंकि अल्टीमेटली जब एक बार सिलेबस आपका खत्म होगा ना, तो उसके बाद भी वही तोते उड़ते हैं। अब क्या हो गया, सारा सिलेबस हो गया खत्म। आप एचपीजी के, मैं तो बोलता हूँ कि पेपर से पहले आपको 5 बार पढ़नी पड़ेगी, 5 नहीं तो 10 बार पढ़नी पड़ेगी। वो भी ऐसे नहीं, अच्छे से। जब आपको आ जाएगी ना अच्छे से, तब तो आपको ऐसे ही आ जाएगी, अच्छा राज सिंह ने चंबा में ये किया था अब तो मेरे को याद भी नहीं रहे, पर
उस टाइम जब मेरे को आती थी एचपीजी की, तब तो मेरे को एक एक राजा का पता था कि किसने क्या किया था, है ना। अब तो सिर्फ थोड़े थोड़े याद रहते हैं, केहर सिंह वगैरह, ज्यादा मेरे को याद नहीं है। पर आप एचपीजी के, जैसे मैं अपना पर्सनल ये एक्सपीरियंस बोलता हूँ, मेरी एचपीजी के शायद पेपर से पहले मैंने 7 या 8 बार पढ़ी होगी, 7-8 मिनिमम, ज्यादा भी हो सकती है। ऐसा आप मत सोचो कि मैंने बड़ी ज्यादा बार पढ़ी, मेरे से ज्यादा बार भी पढ़ी है बच्चों ने जिनके मतलब एचपीजी के में मेरे से भी अच्छी थी जिनकी एचपीजी के। पर आपको ये चीजें रिवाइज ही करनी पड़ेगी। जैसे आपकी ज्योग्राफी हिस्ट्री खत्म है ना, तो उस हिस्ट्री को भाई पकड़ो फिर से। अगर तुम अगले इंतजार कर देना ना, फिर तक वो हिस्ट्री फिर हिस्ट्री हो जानी। जब तक तुम लोग ब्रश अप नहीं करोगे ना चीजों को, तब तक वो चीजें याद नहीं रहेंगी। एचपीजी के तुमने छोड़ दी ना, उसके बाद फिर तुम्हारे लिए चंबा कुल्लू सारा बराबर ही है फिर। तो वो चीजें तुमको, क्योंकि आजकल आजकल कौन सी क्लासेस चली आपकी, पॉलिटी और एंशियंट हिस्ट्री। देखो पॉलिटी और एंशियंट हिस्ट्री के साथ साथ आप ऐसा कर सकते हैं कि दिन में 1 घंटा तो एचपीजी के फिर से पढ़ो, 1 घंटा हिस्ट्री फिर से पढ़ो, तभी फायदा है, ऐसे नहीं है फायदा। और ऑप्शनल 1 घंटा तो ऑप्शनल पढ़ो। बाद में वही है ना, बीरबल की खिचड़ी हो जाती बाद में। जियोग्राफी और एनवायरनमेंट भी चलिए शायद ऑनलाइन उसमें ना। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट तो सबसे बेसिक और सिंपल कोर्सेज हैं। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ज्योग्राफी ऐसी टफ नहीं है कि किसी को कोई समझ ना आए। हो सकता है कुछ एक कॉन्सेप्ट इसमें बड़े वो चले जाएं, विंड करंट्स वाले, पर बाकी जब देखेंगे आप तो ज्योग्राफी ठीक है, और एनवायरनमेंट तो बेसिक्स है एलाइड एंड टी बैच में। अच्छा, मैं तो एक फिर से तुमको लास्ट बार बोल रहा हूँ कि पढ़ने से ज्यादा ना रिवीजन पे ध्यान दो। पढ़ाई जब तुम, अगर आप लोग ये सोचते रहो ना कि ये कोर्स चलेगा, ऐसा चलेगा, उसके बाद देखेंगे, वैसे नहीं चलेगा काम। आपका पॉलिटी चला है, आपको साथ में हिस्ट्री भी चलानी पड़ेगी अपने लेवल पे। ये तो इस इंस्टीट्यूट में अच्छी बात है कि यहाँ पे चला है, वरना चंडीगढ़ में मैं ऐसे इंस्टीट्यूट को भी जानता हूँ जहाँ 4 सब्जेक्ट साथ चलते हैं। तो इधर पड़ोस में ही आपके, वहाँ 4 सब्जेक्ट साथ चले होते हैं बच्चों के। आप लोगों ने कम्पीट यहाँ से नहीं करना है, आपने कम्पीट सबसे करना है। आप ये मत सोचो कि हिमाचल में सिर्फ आप लोग तैयारियां कर रहे हैं, ठीक है। वही बोलते हैं ना, जो 3-4 नंबर का डिफरेंस है वो आप लोगों का एक्स्ट्रा इनपुट है जो आपको आगे ले जाएगा। आप लोगों का अगर हिस्ट्री खत्म हो गया है और एचपी खत्म हो गया है तो उसको काइंडली फिर से पढ़ें, क्योंकि एचपी जी के मेरे को पता है बहुत टफ है, पढ़ते टाइम नहीं लगता है। पर अगर आपसे मैं पूछूं ना ऑन द स्पॉट, उस राजा का बताओ जरा, तो आप 1 मिनट तो ऐसे हो जाएंगे कंफ्यूज, ठीक है। राज सिंह था कि मान सिंह था, वो फिर ऐसे ही हो जाता है पेपर में, है ना। तो आप लोगों ने एचपीजी के, तो आप लोगों की ऐसी होनी चाहिए, एचपीजी के ही है जो यूपीएससी वालों को नहीं आती, ठीक है। वरना एचएस में यूपीएससी के बच्चे भी आएंगे, ये भी तो देखो। एचपीजी की है जो उनको नहीं आती है, बाकी पॉलिटी वगैरह तो उनको भी आती है। और ऐसा तो है नहीं कि कोई 1 साल से पढ़ रहा है, कोई हो सकता है कि यूपीएससी की तैयारियां 4-5 साल से कर रहा है और पहला अटेम्प्ट दे रहा हो यहाँ, उनको तो पहले ही अच्छे एडवांटेज मिलता है बाकी सब्जेक्ट में। एचपीजी के उनको भी, क्योंकि मैं जानता हूँ, मेरे फ्रेंड है एक एसडीएम पांगी में वो आजकल, तो वो बोलते थे कि मैं तो एचपी पढ़ी भी नहीं आज तक, और उनका 4th रैंक था उस साल। अब खुद सोचो, और यूपीएससी की मतलब 2-3 अटेम्प्ट दे के आए थे वो, और यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट उसमें निकाला था। और कितने, 3 साल बहुत होते हैं अगर आप लोग प्रेपरेशन करो। आपको एचपी ही देगा एज, एचपी ही एज देगा। मेंस में 70 नंबर की एचपी आएगी आपको हर पेपर में, जीएस 1 में, 2 में, 3 में, ठीक है। एचपी आपका ऐसा होना चाहिए कि उसमें से आपका अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं ना एचएस में से, आपको 20 तो आने ही चाहिए। अगर 20 से कम आ रहे हैं तब तो पेपर आपको छोड़ना ही पड़ सकता है बीच में। 20 तो आपको आने ही चाहिए। अगर आप लोग इकोनॉमी वगैरह छोड़ रहे हैं, 20 क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए। हॉर्टिकल्चर कंसीडर करना चाहिए ऑप्शनल के लिए ट्रेंड के हिसाब से। अगर तो किसी का बैकग्राउंड हॉर्टिकल्चर है वो पढ़े, पर हॉर्टिकल्चर है काफी, क्योंकि हर एक आप लोगों में से तो नहीं पढ़ रहा है कोई हॉर्टिकल्चर। आपकी हॉर्टिकल्चर में है? हॉर्टिकल्चर में तो बड़े अच्छे नंबर थे यार। विश्वा है ना हमारा बैचमेट, तो ही स्कोर्ड 183। हाँ हाँ हाँ, उसका 183 था मेंस में। डायरेक्ट है, पर वो आपको हॉर्टिकल्चर वालों को लगेगा। पर जैसे उसमें जो वो आता है कंपल्सरी क्वेश्चन क्रॉप्स वाला,
हर एक नहीं पड़ेगा, कितना याद रखेगा बंदों को, यही एप्पल। हाँ हाँ, नहीं नहीं, फिर तो मैं तो हर एक को नहीं करूंगा सजेस्ट क्योंकि अगर जैसे फॉरेस्ट्री भी है, मैं तो ऐसा बोलूंगा कि अगर जैसे कोर फॉरेस्ट्री से अगर सिल्वीकल्चर ऑफ इंडियन ट्रीज, अगर मान लीजिए किसी एक ट्री का ही कुछ पूछ लिया तो वो बड़ा ट्रिकी चला जाता है। बाकी इन जनरल तो पढ़ने में मोर और लेस हॉर्टिकल्चर भी ठीक है ना। पर जो क्रॉप्स वाला पोर्शन है वो मेरे को पर्सनली लगता है कि काफी वास्ट है, क्योंकि एग्रीकल्चर क्रॉप्स है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, स्पाइसेस हैं, कॉन्डिमेंट्स हैं, फील्ड क्रॉप्स हैं, तो बहुत चला जाता है। फॉरेस्ट्री ही रखना चाहिए या फिर एग्रीकल्चर शिफ्ट करना? ये तो मेरा जूनियर है तो यार हर्ष, इस बार तो मैं सच में बोलता हूँ कि 2-3 साल से तो फॉरेस्ट्री में बड़ा कम स्कोर है। तो फॉरेस्ट्री वो तो वही बात है कि बाद में तो और भी दुख होता है जब पता चलता है कि अपना ही सब्जेक्ट मरवा गया। तो टाइम से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सॉइल साइंस, सॉइल वाला पोर्शन वही है, एक्सटेंशन एजुकेशन वही है, जेनेटिक्स भी मोर और लेस वही है। बस आपको थोड़ी बहुत क्रॉप्स देखनी पड़ती है। क्रॉप्स भी मतलब मेजर मैंने एग्रीकल्चर पढ़ा था तो मैंने मेजर क्रॉप्स ही पढ़ी थी, एप्पल, पियर, प्लम, यही। और एग्रीकल्चर की भी 2-3 थी, वो राइस, व्हीट, मेज। तो ऐसा मेरे को तो टफ नहीं लगा। अलग आया था थोड़ा, उन्होंने डेप्थ में पूछा था शायद, है ना। फॉरेस्ट्री का तो टफ था इस बार पेपर, वो तो फेल करने के लिए गया था फॉरेस्ट्री के पेपर तो वो डाल ही रहे इसी तरह से कि कोई पास ना हो। काफी डेप्थ में था। पर एग्रीकल्चर का यार मैंने देखा था ना, डेप्थ में था पर ठीक था पेपर। एग्रीकल्चर मार्किंग, पता क्या होता है, मार्किंग ना बहुत डिपेंड करती है, क्योंकि कई सब्जेक्ट्स में मार्किंग बहुत लूज है। जैसे एग्रीकल्चर में बहुत लूज है मार्किंग। अगर कोई टॉप कर भी रहा है ना, तो मैं सच में बोलूंगा कि एग्रीकल्चर में बहुत लूज मार्किंग थी उस टाइम भी। जैसे हमारे स्कोर भी है ना RFO के उस टाइम के और अभी के ACF के, तो बहुत मार्किंग लूज है। इतना हमको भी पता है कि फॉरेस्ट्री पढ़ते हुए मेरे को 9 सालें हो गई, और एग्रीकल्चर 2 सालों में पढ़ रहे हैं और इतने अच्छे स्कोर आ रहे हैं। तो मतलब सीधी सी बात है कि मार्किंग लूज हो रही है कई सब्जेक्ट में, कई में बड़ी स्ट्रिक्ट जा रही है। देख देखो, एनटी में HP कितने नंबर की है? 30। करंट अफेयर्स की नंबर क्या है? 50, 80। पिछली बार कट ऑफ ही थी 71, जनरल की 71, 72। और पॉलिटी हो गई आपकी, पॉलिटी हो जाएगी तब तक आपकी, और हिस्ट्री हो गई आपकी। मैं तो यही बोलूंगा जितना हुआ है ना उतने में खुश रही हो, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत डाइवर्स सब्जेक्ट है। रिवाइज करो चीजें। अगर आप NT में शायद 120 नंबर का है ना, 120 में 70 मतलब 75 प्लस सेफ स्कोर है NT में। टफ आता है पेपर, पर अगर आप ये चीजें पढ़ते हो ना अच्छे से तो काम बन जाता है। तो कितनी तारीख को है पेपर? 15 को है, 15 मई ना। अभी तो है टाइम यार, 1 महीना है। ज्योग्राफी नहीं होगी खत्म, ज्योग्राफी में 2 महीनों की है। हाँ, कर सकते हैं, करो पता क्या है सीन, एक्चुअली HS में ना एंशिएंट और मेडिवल का 1 या 2 क्वेश्चन आता है, और 1 और 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको सोर्स पढ़ने पड़ेंगे दुनिया भर के। मेरा पर्सनल तो यही था कि मैंने तो नहीं ज्यादा इंटरेस्ट लिया एंशिएंट, और मेडिवल मेरे को इंटरेस्टिंग लगती थी राजा वगैरह की वजह से, पर मैंने वो पढ़ने के चक्कर में नहीं पढ़ी, मैंने शौक में पढ़ दी थी वो। पर ऐसा मेरे को आया क्वेश्चन, उसमें से कुछ नहीं था। एंशिएंट से शायद 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों मैंने गलत किए थे, फायदा कुछ हुआ नहीं और ऊपर से बहुत देखोगे ना, एंशिएंट और मेडिवल बहुत ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है। आप कितना कुछ याद रखोगे? आप पुराने पेपर जरूर देखो कि आ रहे हैं क्वेश्चन कि नहीं आ रहे हैं, इतना ही आएगा, 1 आधा 2 क्वेश्चन आएंगे। NT में आते हैं। मेंस में आपका आर्ट एंड कल्चर आएगा, वो बिल्कुल अलग है, इनसे कुछ लेना देना ही नहीं है उनका। स्किप मैंने तो किया था स्किप ना मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि स्किप आप उस केस में कर सकते हैं अगर आप बाकी सब्जेक्ट पे कमांड बना रहे हैं। वही वही मैं चीज बोल रहा हूँ, यही है स्मार्ट स्टडी। वही है, क्योंकि बहुत वो है ना, बेसिक चीजें आप लोग देख सकते हैं उसमें ना, पर इतना मेरे हिसाब से मैंने तो नहीं पढ़ा था एंशिएंट और मेडिवल। क्लासरूम में हो सकता है मैंने पढ़ा हो, पर उसके बाद मैंने रिवीजन में, जो स्पेक्ट्रम होती है स्टार्ट शायद मुगल पीरियड के एंड से ना,
तो मैंने वही देखी है, बाकी मैंने नहीं देखा है। शर्त यही है कि आप बाकी की चीजें ना छोड़ो, बाकी चीजें ना छोड़ो। अगर आप एंशियंट और मेडिवल छोड़ रहे हैं, आपका ये होना चाहिए कि आपका पॉलिटी स्ट्रांग है, आपका ज्योग्राफी स्ट्रांग है, और आपका एचपी स्ट्रांग है, आपका करंट स्ट्रांग है। उस कंडीशन में कर सकते हो आप कॉम्प्रोमाइज। एंटी के पेपर के लिए ना एचपी थोड़ा और भी पढ़ियो। एचपी मतलब उस बुक के अलावा भी अगर तुम थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो ना, वो पढ़ियो। एनटी में बहुत टफ आता है एचपीजी के, मतलब इन डेप्थ आता है। टफ नहीं बोलूंगा मैं, इन डेप्थ आता है जो थोड़ा ज्यादा, मतलब इतना भी नहीं कि तुमने ब्लोखा ही पढ़ जानी पूरी। मतलब थोड़ा अगर तुमको लगता है कि थोड़ा कोई जैसे सोशियो कल्चरल वाला बहुत ट्रेंडिंग चला हुआ है हिमाचल का, जो ड्रेसेस ड्रेसेस जो भी है कल्चर वगैरह, तो वहां से क्वेश्चन आप आते हैं, वो तो बहुत टफ पोर्शन है वो ना एचपीजीके का, तो वो पढ़ना अच्छे से। बाकी टेस्ट सीरीज है ना शायद एनटी की लगी हुई, वो देना आराम से, अच्छे से देना हो। हाँ जी, महावीर वाला। कुल्लू से कौन है? कुल्लू कहाँ से? बाजार कहाँ से? सहज देवरी, ठार देवरी, मेरा घर भी उसी रोड में है, पता है। अच्छा ठीक है। तो देखो जो एनटी की जो होगी ना सीरीज, टेस्ट सीरीज, वो देना आराम से। मैं ये नहीं बोलता कि टेस्ट सीरीज से ही आते हैं क्वेश्चन पेपर, पर जो मैंने मेंस के टेस्ट लिखे थे ना, कई क्वेश्चन डायरेक्टली थे, ये सच बोल रहा हूँ मैं। जो जीएस वन के कई 20 नंबर के क्वेश्चन थे जो मैंने यहाँ पे लिखे थे, और मैंने पेपर में भी वही लिखे थे। तो टेस्ट सीरीज तो मेंस की देना, बाकी एनटी प्री की जो होगी टेस्ट सीरीज वो दे आराम से भाई। बाकी जितना तुम लोगों को हुआ है ना, वो करो अच्छे से। ऐसा मत सोचियो कि क्लियर ही करना है एनटी, हो सकता है कि पेपर टफ आए, है ना, इसमें कुछ नहीं कर सकता, पर तुमको ये सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए तुमने हिस्ट्री हिस्ट्री करंट अफेयर्स एचपी अच्छे से पढ़ाई, ये हो जाए तुमसे तो तुम वहीं पे करना, जय हो। इतना तो हो गया, है ना। क्योंकि ये भी देखा जाए ना अपने आप में, मतलब एचएस की 70% प्रिपरेशन यही है, बाकी क्या है, कुछ नहीं बचा है। इकोनॉमी कोई पढ़ता नहीं है, इकोनॉमी पढ़ना ही मत, क्योंकि एचएस में नहीं आता इकोनॉमी से क्वेश्चन। मेंस की इकोनॉमी बिल्कुल सिंपल है, करंट अफेयर्स नहीं, बेसिक्स ही है वो। मतलब सर देंगे आप लोगों को नोट्स ना, वो बिल्कुल बेसिक से है, 4-5 टॉपिक्स हैं उसमें ना, बस वही आते हैं हर पेपर में। एलाइड में भी वही आते हैं, आरएफओ एचएफएस सब में वही आते हैं। वही बोल रहा हूँ मैं। इसके बाद आप लोगों का क्या बचा? ज्योग्राफी बचा। आप लोग तो ये सोचो आपका बैच की आपका, आप बस पूरे पेपर देने के लिए तैयार हैं। ऐसा मत सोचो कि हमारा ज्योग्राफी रह गया तो पता नहीं क्या रह गया। ज्योग्राफी है बिल्कुल बहुत अनसर्टेन है, ज्योग्राफी से कभी 15 क्वेश्चन आते हैं, कभी 5 आते हैं। बाकी चीजें तो चलो काफी वो हैं, यही है। आप लोग ऐसे सोचो कि 70 और 75% आपका सिलेबस कंप्लीट है एचएस का। आप लोग इस टाइम ऐसे होने चाहिए कि एचएस देने लायक आपका होना चाहिए लेवल। उसके लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोग रिवाइज करो, पढ़ने से ज्यादा ध्यान ना रिवीजन पे दो। जो चीजें कवर हो चुकी है ना उनको देखो, क्योंकि बाद में वो चीजें याद नहीं आती हैं भाई। ज्योग्राफी कैसा ऑप्शनल है? ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ रहा है कोई? कोई नहीं पढ़ रहा है ज्योग्राफी ऑप्शनल यार, मतलब अच्छा है और पर स्कोरिंग नहीं है ज्योग्राफी ऑप्शनल। ज्योग्राफी ऑप्शनल ना वो है मिड रेंज, ना उसमें अच्छा स्कोर है ना उसमें बुरा है। उसमें वो है बस 70-80 तो है, पर ये 110 और 120 के रेंज है ज्योग्राफी। ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं आता है ज्योग्राफी में, देखोगे ना आप लोग तो, मतलब ज्योग्राफी मोर और लेस यही है। आपका क्या ऑप्शन? पता नहीं है। पॉल साइंस, पॉल साइंस, पॉल साइंस जब सर काफी, जब हमारा इंटरव्यू था ना उससे पहले पॉल साइंस में बड़ी अच्छी सिलेक्शंस थी। उस टाइम जानता हूँ 1-2 लोगों को जिनके पॉल साइंस में 150-150 नंबर भी थे पॉल साइंस में। एग्रीकल्चर मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि एग्रीकल्चर वही हो गई,
हर मतलब जहाँ पे भीड़ होगी ना वहाँ वो सब्जेक्ट आज नहीं तो कल जाएगा ही, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारे टाइम से भी ही चला है। और अमित सर वाले बैच में तो उन्होंने तो टॉप ही किया एग्रीकल्चर में, तो इस साल भी ठीक है स्कोर, हो सकता है एक आधा साल और चले। मतलब स्कोर देखना एक बार, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि ट्रेंड होते हैं चेंज, सब्जेक्ट्स ऊपर नीचे होते ही हैं। इस एग्जाम की यही है कि इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है किसी भी स्टेज पे। तो मतलब कई बार हो सकता है कि चल पड़े, कई बार हो सकता है कि फिर नहीं चल पड़े, है ना। बाकी जो आपने सोचा है एक अटेम्प्ट तो ऑप्शनल से दे ही दो, जो आप लोगों ने सोचा है। प्रेस्टीज देना तो प्रेस्टीज दो। आप लोगों को भी लगता होना यार इनको कुछ नहीं आता, हम करेंगे ट्रेंड चेंज। मैंने भी यही सोचा मैं करूंगा ट्रेंड चेंज, तो इधर हम भी चेंज कर दिया उन्होंने। तो इतना भी क्योंकि अंदर का पता नहीं होता ना सिस्टम का अंदर कि क्या चला है, कौन एग्जामिनर है क्या है। तो नहीं नहीं, रिलेट का कुछ नहीं होता है। ट्रेंड ट्रेंड बहुत मैटर करता है। ये जितने भी टॉपर्स है ना, मैंने काफी इंटरव्यूज देखे हैं, सभी ऐसे बोलते हैं कि अपना इंटरेस्ट देखो, ये सब ऐसा बोलते हैं। वो सब बकवास है, वो कुछ नहीं है। जब फिलोसफी है, फिलोसफी ना सुनने में अच्छी नहीं लगती और ये है भी नहीं सच, क्योंकि जब आपको पता है कि जैसे हमारा इंटरेस्ट नहीं है फॉरेस्ट्री में, क्या मैं 2013 बैच से हूँ और मतलब 2013 से हमने फॉरेस्ट्री पढ़ी है, और मतलब हमारे इतने बुरे हाल हो गए, इसका मतलब क्या हमको कुछ आता नहीं है। तो मतलब सीधी सी बात है कि इंटरेस्ट की बात नहीं होती है ये मतलब अब अंदर की बातें होती है। अगर कोई सब्जेक्ट नहीं चलना है तो नहीं चलना है। अब जैसे सर के साथ हुआ था IR में, आई पॉल साइंस में, तो मतलब उस टाइम कितना कम स्कोर था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी 70 नंबर थे ऑप्शनल में। इंटरेस्ट तो सर का भी बहुत था। तो यही बातें होती हैं। बाकी कोई क्वेरीज? एक चीज मैं बोलूंगा प्री के लिए ना आप लोगों को, जैसा मैं बोल ही रहा हूँ ना कि रिवीजन करो रिवीजन करो, मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच में बोल रहा हूँ कि रिवीजन करो, ठीक है। क्योंकि जो चीजें मेरे को लगा ना मेरे लिए काम कर गई, वही मैं चीजें आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने मेरा टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना लंबा मेरा स्ट्रगलिंग फेज नहीं रहा है बाकी एस्पिरेंट्स की तरह। मेरा एक वो था RFO का, मेरा नहीं हुआ था। उसके बाद जब मैं आया यहाँ पे तो मेरा 1 साल के अंदर ही मेरा एलाइड में हो गया था सिलेक्शन, और HS में मैंने उस ईयर इंटरव्यू दिया था। तो मेरे को यही लगता है कि 2-3 चीजें जो मैटर करती हैं वो यही है कि रिवाइज करो, क्योंकि हमारे बैच में भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे, पर थे कई होता है कई अपने लीनियट से होते हैं ना। कैसे? नहीं नहीं, अब जय हिंद हो गई अब कोई नहीं। तो टेस्ट सीरीज कौन सी फॉलो करनी चाहिए? टेस्ट सीरीज पता क्या होती है? टेस्ट सीरीज सिर्फ टेस्ट है आप लोगों का, है ना। टेस्ट सीरीज से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आपको कोई और इंस्टीट्यूट भी मिलता है ना टेस्ट सीरीज का, तो आप वो भी कलेक्टिवली ले लो, ठीक है। इंडिविजुअली कॉस्टली पड़ती है टेस्ट सीरीज, है ना, 1500-2000 की होगी। आप ऐसे कर सकते हैं, कलेक्शन में ले सकते हैं टेस्ट सीरीज किसी और इंस्टीट्यूट की, है ना। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि नहीं लेनी चाहिए, और मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि लेनी चाहिए, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस जितनी आप लोग करोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है वो। अगर आपको लगता है कि कोई और इंस्टीट्यूट भी है, जैसे HP जनरल स्टडीज वाले हैं, वो भी टेस्ट सीरीज देते हैं, है ना। करुण भरमौरिया सर हैं उसमें ना। तो वो भी टेस्ट सीरीज करते हैं, पर टेस्ट सीरीज हमेशा कलेक्टिवली लो। अगर आप ले सकते हो ना तो टेस्ट करो, टेस्ट करो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए टेस्ट करने में कि पूरा टेस्ट में ही घुस गए, ठीक है। तो उसके बाद वो टेस्ट आपने ऐसा रखना है कि सिर्फ 3 घंटे देना है, उसके बाद आपने अपना जो शेड्यूल है वो करना है फॉलो। इवेलुएशन थोड़ा बहुत ही है, आधा 1 घंटा, उससे ज्यादा उसमें कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो उसके बाद हो सकता है डिप्रेशन में ही जाए कि वो आता ही कुछ नहीं, है ना। वो चीज भी आप लोगों के साथ नहीं होनी चाहिए। आपने उसको टेस्ट दिया, उसके बाद थोड़ी मतलब आधा 1 घंटा इवेलुएट किया, और बस उसके बाद आपने अपना पूरा शेड्यूल करना है फॉलो। क्योंकि पता क्या, एग्जाम से जो 1 महीने का पहले का पीरियड होता है ना, वो बहुत क्रूशियल होता है, ठीक है। आप लोगों को अभी थोड़ा लाइटली लग रहा है ना, पर जब आप इस इंस्टीट्यूट से पेपर देने जाओगे ना एग्जामिनेशन हॉल में, आपको वहां पे पता चलेगा कि कितना कंपटीशन है। मान लीजिए कि आप लोगों का सेंटर है किसी डिग्री कॉलेज में, ठीक है, हजारों के हिसाब से वहां पे बच्चे होंगे। तो बच्चों को कई आपको वहां पे ऐसे भी मिलेंगे जिनके आपने मैगजीन्स में फोटो देखे होंगे,
पेपर देने, है ना, क्योंकि मैक्सिमम एस्पिरेंट्स आते हैं। जैसे एनटी का पेपर होगा ना, जितने भी एलाइड में सिलेक्टेड हुए होंगे बच्चे, वो सारा आएगा वहां पे लॉट, ठीक है। वो आधा तो वही कर देते हैं हमको, क्या हो सकता है हमको कुछ नहीं आता हो, पर वही है कि यहाँ के बेस पे आप कंपटीशन नहीं कर सकते हो जज, कि यही है कंपटीशन और कुछ नहीं है। बाहर भी बहुत इंस्टीट्यूट है, आप देखो कि चंडीगढ़ में कितने इंस्टीट्यूट हैं, है ना, दिल्ली में कितने इंस्टीट्यूट हैं, दिल्ली तो छोड़ो, कई तो दिल्ली चंडीगढ़ से आके घर में बैठे हैं, वो भी तैयारियां कर रहे हैं। तो बहुत है इस टाइम ना, कंपटीशन पीक पे है। आप लोगों ने पढ़ा है ना डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो इकोनॉमी में एक टर्म है जिसमें यूथ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होती है। इस टाइम मैं बोलूँगा कंपटीशन डिविडेंड है इस टाइम, कि जिस टाइम कंपटीशन सबसे चरम उस पे है। और ये टाइम ऐसा है, जैसे हमारी जब स्कूलिंग हुई थी, हमारे बैच से मैक्सिमम गए हैं इंजीनियरिंग साइड पे, ठीक है, उसके बाद गए हैं मेडिकल साइंस में। लेकिन 2 साल में हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम इंजीनियरिंग वाले बच्चे आए हैं सिविल सर्विस में। इस बार का आप देखोगे ना सिलेक्शन, जैसे हमारा ACF का है ना, हमारे साथ तो 3 NIT के बच्चे हैं। तो मतलब उस टाइम आप खुद सोचो कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो बच्चे हमसे बहुत बेटर हैं, है ना, NIT और IIT के, पर आप खुद कंसीडर करो कि मतलब किस तरह का लॉट आ रहा है यहाँ पे, है ना। मतलब NIT IIT से बच्चे मतलब प्लेसमेंट छोड़ के आ रहे हैं, तैयारियां करने, कोई नौकरी छोड़ के आ रहा है, वो ऐसे थोड़ी ना आएगा यार गप्पे मारने, है ना। कोई मतलब 10-20 लाख की मतलब मंथली पैकेज छोड़ के आ रहा है, गप्पे मारने तो आया नहीं होगा, तैयारियां करने ही आए होंगे। तो आप लोग ये माइंड में कर लो भाई, इजी टास्क नहीं है, बहुत बहुत टफ भी नहीं है, पर अगर आप कंसिस्टेंट रहें तो हो जाती हैं चीजें। जितना रिवाइज करोगे ना उतना तुम्हारे लिए बेटर है। बाद में पेपर टाइम या तो ऐसा होगा कि हिस्ट्री पढ़ें, पॉलिटी पढ़ें, HP पढ़ें, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे आप लोगों का पेपर होता है ना, उससे पहले 10-15 दिन का एक शेड्यूल बना दो आप, कि इतने दिन में मैंने 2 रिवीजन तो करनी ही है। जैसे NT का कब है पेपर, 15 को है ना, तो 1 से 14 तक का आप ऐसा शेड्यूल बनाओ कि सारे सब्जेक्ट 2-2 बार रिवाइज करने ही है, कम से कम 3 हो जाए वो तो फिर सोने पे सुहागा है, ठीक है। 2 बार तो उस टाइम आपने सारे सब्जेक्ट कवर करने ही है, तभी है फायदा। पढ़ के क्या फायदा जब वहां पे आप उसको रिकॉल ही ना कर पाओ, है ना। पढ़ते तो सभी हैं, पर रिटेन करना और वहां पे आउटपुट निकालना बहुत अलग अलग होता है। और एग्जामिनेशन का प्रेशर मैं सच में बताता हूँ बहुत मुश्किल होता है। जब मेरा HS मेंस था ना, GS1 था, तो हमारा पहला क्वेश्चन था मुगल पेंटिंग्स पे, आर्ट एंड कल्चर का। तो मेरा लिटरली हाथ चला नहीं था उस टाइम 2 मिनट। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को बड़ा प्रेशर था, मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ, तो मेरे को ज्यादा ऐसे सच में पर्सनली कुछ होता नहीं है कि पेपर है पेपर है। पर उस टाइम मेरा सच में हाथ नहीं चला पहले 2 मिनट, जबकि मेरे को वो क्वेश्चन पता था कि ऐसा है, पर मेरा हाथ ऐसा था उस टाइम। उस टाइम तो मेरे को उससे ज्यादा मेरे को ये टेंशन हो गई, अब मतलब क्या हो रहा है ये, क्योंकि मेरे साथ ऐसे होता नहीं है मेरे साथ नॉर्मली ना। वहां पे आपके साथ हो जाए कि मतलब जैसे कई बच्चे हैं थे हमारे बैच में, उनको तो ब्लैकआउट बच गया था पेपर टाइम, कि पता ही नहीं हो रहा, प्री टाइम ही नहीं पता हो रहा है कि हो क्या रहा है। क्योंकि वहां का जो माहौल होता है ना, प्री का तो चलो फिर भी थोड़ा रिलैक्स्ड होता है, जब मेंस टाइम होता है ना, हमारे साथ BDOs थे जो सिलेक्टेड थे, सिलेक्टेड ETOs जितनों के यहाँ पे पोस्टर लगे हैं, ये सभी हमारे साथ मेंस लिख रहे थे। और मतलब कंपटीशन की सबसे बुरी चीज ये है ना, लोग आपको यही दिखाते हैं कि उनको सब कुछ आता है और आपको कुछ नहीं आता है। और वहां पे भी हमको ये लगता था यार हम तो फ्रेशर्स हैं, ये तो इन्होंने तो पहले मतलब सिलेक्टेड हैं HS में, है ना। वही है जो जो आपको मेंस के एलाइड मेंस में दिखेंगे, वही आपको HS मेंस में दिखेंगे, वही आपको NT मेंस में दिखेंगे। ये तो फैक्ट है। जो आप सभी मतलब मैं आधे मतलब बाकियों को ऑफिसर्स को इसीलिए जानता हूँ क्योंकि मेरे को वो हर पेपर में मिलते थे। बाकी ऐसे मैं पर्सनली किसी को नहीं जानता हूँ, पर जो ये ETI वगैरह जिनके लगे हुए हैं इधर पोस्टर, इनको मैं पेपर के थ्रू ही जानता हूँ, क्योंकि हर पेपर में मिल रहे हैं हम। तो हर एक ग्रुप पे ही मिल रहा है, इसका मतलब यही है कि कुछ ना कुछ सेम स्ट्रेटजी है उनकी, है ना। मेरे पास आपसे हो सकता है नॉलेज कम हो, पर मेरे पास एक्सपीरियंस आप लोगों से ज्यादा ही है, क्योंकि मैंने मतलब सक्सेस भी देखी है, फेलियर्स भी देखे हैं। तो वही बता सकता हूँ मैं आप लोगों को कि ये चीजें करो, ये चीजें नहीं करो। बाकी आप लोगों पे खुद पे डिपेंड है कि अपनी शिप कहाँ पे लैंड करवानी है। बाकी ऑप्शनल देख लियो अपना अच्छे से ना, प्री से पहले एक बार कर लियो। फिलहाल तो आप लोग NT के पे कर रहे हो तैयारियां ना, NT के दे रहे हो अच्छे से, मतलब जो भी पेपर दो ना अच्छे से दो, ऐसा नहीं कि क्लियर होना ही चाहिए,
पर ये है कि आपको जितना आता है वो अपना 100% दो पेपर में, ठीक है। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना पेपर देना, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना आप उस एनवायरनमेंट से घुल मिल जाओगे अंदर, है ना। अब जैसे आप एनटी का पेपर दोगे, उसके बाद एलाइड की भी आ रही है नोटिफिकेशन, एचएस की भी नोटिफिकेशन आ रही है, तो आप अल्टीमेटली उस एनवायरनमेंट में खुद को कर लोगे एडजस्ट। क्योंकि या तो अगर कोई सोचते हैं कि हम सीधा एचएस ही देंगे, तो पहली बार जब इतना क्राउड देखता है ना बंदा अंदर, वो भी अंदर ऐसे हैंग हो जाएगा, ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो मतलब ऐसे कुछ नहीं करना है आप लोगों ने, आप लोगों को मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हो सकता है कि पेपर में कुछ ना है ना। कई बार होता है पेपर में आपका पढ़ा हुआ ना आए करंट अफेयर्स, है ना, वो चीज भी बहुत कॉमन है। तो ये हर मतलब वही है, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। लाइफ के यही है, एक्सट्रीम्स हैं, कुछ भी हो सकता है। बाकी सिंपल रखो अपने प्रोसेस को, कॉम्प्लिकेट मत करो, ज्यादा सोर्सेज के चक्रों में मत जाओ। जो तुम्हारे पास है रिसोर्सेज, उन पे बस ये रखो कि यही हो जाए, ये बहुत है ना। और बस यही था मेरा आज का सेशन। बाकी अगर किसी को कोई क्वेरीज होगी तो मेरे को करना फेसबुक व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैसेज, ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को, है ना। थैंक यू।